हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स में, जिससे हमने शुरुआत की थी यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की। राइट, सो 1 to 10 पूरे चैप्टर्स अवेलेबल है। साथ ही आपकी इस बुक पार्ट ए का एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स वाला जो पार्ट है उसके भी सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही कंप्लीट चैप्टर रिविजन्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है, एक्सेस कर सकते हो द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन से। कैसे एक्सेस करोगे आप? यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री जितनी भी बार आपका मन करे आप देख सकते हो। कोई पेमेंट आपको इसके लिए नहीं करना है। अब बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने एडिटिंग डेटा इन स्प्रेडशीट में एमएस एक्सेल में जब आप वर्कशीट्स क्रिएट करते हो तो क्रिएट करते टाइम आप डेटा को कैसे एंटर करते हो और वहां पर सेल्स में जो डेटा होता है उसे एडिट कैसे करते हो। राइट, किस तरीके से आप नंबर, टेक्सचुअल डेटा को एंटर करते हो। राइट, किस तरीके से आप फंक्शंस, फॉर्मूलाज अप्लाई करते हो, कौन कौन से फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं कैलकुलेशंस के लिए। राइट, तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ ली है। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो वीडियो लेक्चर्स आप देख लीजिए, अवेलेबल है। और आज की इस वीडियो से ये पूरा चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 100% पक्का हो जाने वाला है। पूरा आप एक वीडियो में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। राइट, सो चलिए कर लेते हैं शुरुआत इस चैप्टर की, ताकि कोई भी यदि डाउट होगा ना, अभी भी आपका यदि बचा होगा तो वो आज की इस वीडियो से डाउट सॉल्व हो जाएगा। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू एंटर डेटा इन वर्कशीट। वर्कशीट में आप डेटा किस तरीके से एंटर कर सकते हो। अब डेटा कितने भी टाइप का हो सकता है ना, डेटा अलग अलग टाइप का क्रिएट होता है। नंबर टाइप में होता है, कैरेक्टर्स में हो सकता है, टेक्सचुअल हो सकता है ना। कुछ हम बोल सकते हैं फॉर्मूलाज, फंक्शंस हो सकते हैं जो आप एंटर करते हो। जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता है एमएस एक्सेल जो सॉफ्टवेयर बिजनेस वगैरह में यूज किया जाता है, अकाउंटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। लार्ज कैलकुलेशंस को आप करवा सकते हो, बल्क में डेटा को स्टोर करवा सकते हो टैबुलर फॉर्मेट में। सो यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में सेल्स में डेटा कैसे एंटर किया जाता है। राइट, सो एमएस एक्सेल में जो आपको वर्कबुक ओपन होती है उस वर्कबुक में डिफॉल्ट आपको कितनी शीट मिलती है? डिफॉल्ट आपको यहाँ पर शीट टैब में 3 शीट्स मिलती हैं, है ना, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। और जब भी आप डेटा एंटर करते हो सो एक वर्कबुक 1 में आपको 3 शीट मिल रही है, और इन 3 शीट में जो आप डेटा एंटर करते हो वो डिफॉल्ट शीट 1 में एंटर करते हो। किस में एंटर करते हो? शीट 1 में। ये शीट 1 डिफॉल्ट सिलेक्टेड होती है, ये हमें अच्छे से पता है ना। सो यहाँ पर शीट रो कॉलम में डिवाइडेड होती है, जैसे आप देख रहे हो। किस में डिवाइडेड होती है? रो और कॉलम में। हर एक रो के नंबर होते हैं, लाइक 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टली सारी रो होती है, और वर्टिकली कॉलम के अल्फाबेट्स होते हैं। कॉलम को कैसे जाना जाता है? अल्फाबेट्स के थ्रू जाना जाता है, लेटर्स के थ्रू जाना जाता है। राइट, मल्टीपल रो, मल्टीपल कॉलम्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हर एक रो कॉलम के इंटरसेक्शन से क्रिएट होती है सेल। क्या क्रिएट होती है? रो कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल क्रिएट होती है। सेल को कैसे पहचानते हो आप? किस सेल में आपने डेटा एंटर किया है? उसके रो और कॉलम के नेम के अकॉर्डिंग। हर एक रो और कॉलम का नाम होता है, कॉलम का लेटर होता है और रो का नंबर होता है। सो जैसे अभी यहाँ पे करंट एक्टिव सेल, सिलेक्टेड सेल कौन सी दिख रही है आपको? A1 दिख रही है। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? इस सेल का एड्रेस हो जाएगा A1, जो आपको कहाँ शो होगा? नेम बॉक्स में शो होगा। कहाँ पर? नेम बॉक्स में शो होगा। और इस सेल में आप जो भी डेटा एंटर करोगे वो डेटा आपको एक्चुअली कहाँ शो होगा? वो डेटा आपको शो होगा फॉर्मूला बार में। कहाँ? फॉर्मूला बार में। सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किया क्या? 100। क्या लिखा मैंने यहाँ? 100। तो फॉर्मूला बार में आपको क्या दिखेगा? 100। और नेम बॉक्स में आपको क्या दिखेगा? इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस जो सिलेक्टेड सेल है। इतना समझ में आया अच्छे से? क्या समझाया मैंने? कि हम वर्कशीट में रो कॉलम के इंटरसेक्शन से जो सेल्स क्रिएट होती हैं उन सेल्स में डेटा एंटर करते हैं। जो भी डेटा आप एंटर करते हो वो डेटा आपको फॉर्मूला बार में शो होता है जब वो पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट होती है, और साथ ही नेम बॉक्स में आपको सेल का एड्रेस शो होता है कि कौन सी सेल सिलेक्टेड है। एड्रेस में कॉलम का नाम और रो का नंबर शो होता है, ठीक है, कॉलम का लेटर और रो नंबर, इनसे मिलकर सेल एड्रेस क्रिएट होता है।
क्लियर? सो यहां तक हमें अब कोई डाउट नहीं है. सो टू एंटर द डेटा इन अ सेल, bring the cell pointer to the desired cell and then type the data. सपोज आपको यहाँ डेटा एंटर करना है, तो आप सेल पॉइंटर को यहाँ पर प्लेस करोगे, माउस से आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है जिस सेल में आपको डेटा एंटर करना है. तो हमें अभी किस सेल में डेटा एंटर करना है, इस सेल में. इसका क्या एड्रेस होगा, डी कॉलम की 3rd रो की सेल है, तो सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, जिस सेल को आपने सिलेक्ट किया, अब D3 सेल. कौन सी सेल हो जाएगी, D3 सेल. तो आपने सेल को पहले सिलेक्ट करना है, जैसे सिलेक्ट करोगे तो माउस पॉइंटर आपको यहाँ पे दिखेगा, कर्सर यहाँ प्लेस्ड दिखेगा. अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से जो भी डेटा एंटर करना है, कुछ अल्फाबेट, कैरेक्टर, फॉर्मूला, फंक्शन, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो. और जो डेटा आप यहाँ टाइप करोगे, सपोज आपने यहाँ पे ABC लिखा, तो वो पर्टिकुलर डेटा आपको यहाँ पर शो होगा फॉर्मूला बार में. जो करंट एक्टिव सेल होगी, जो करंट सिलेक्टेड सेल होगी, उसका एड्रेस नेम बॉक्स में, और जो करंट एक्टिव सेल में डेटा लिखा होगा, चाहे कोई डेटा हो, फंक्शन हो, फॉर्मूला हो, जो भी लिखा होगा वो आपको फॉर्मूला बार में शो होगा. ओके, सो क्या बताया मैंने, टू एंटर डेटा इन अ सेल, bring the cell pointer to the desired cell and then type the data. You can enter 3 types of data in spreadsheet. आप स्प्रेडशीट में 3 टाइप का डेटा एंटर कर सकते हो. अब ये 3 टाइप का डेटा क्या होता है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर टाइप के डेटा की, जिसमें 0 to 9 नंबर्स आते हैं, 0 to 9 डिजिट्स वगैरह आती हैं, साथ ही कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं. टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें कुछ अल्फाबेट्स आ सकते हैं, A to Z, कैपिटल, स्मॉल एंड ऑल. फॉर्मूलाज भी आप इनपुट कर सकते हो. फॉर्मूलाज मतलब जिसमें आप कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह का यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन करवा सकते हो, राइट. सो ये फॉर्मूलाज टाइप, टेक्सचुअल टाइप, नंबर टाइप डेटा आप सेल्स में एंटर कर सकते हो. कैसे एंटर करना है, हाउ टू एंटरिंग नंबर्स इन द सेल. सो क्लिक ऑन दिस सेल एंड टाइप द नंबर यूजिंग द नंबर कीज. अब देखो, आपको सेल पे क्लिक करना है, जिस भी सेल में नंबर टाइप का डेटा एंटर करना है, क्लिक करने के बाद नंबर टाइप की वैल्यूज को टाइप कर देना है. अब कैसे आप टाइप करोगे, न्यूमेरिक कीज का यूज करके. भाई कीबोर्ड में राइट साइड पर, कीबोर्ड में राइट साइड पर यहाँ पर न्यूमेरिक कीज होती हैं, जैसे आपके कैलकुलेटर में न्यूमेरिक कीज होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से कुछ न्यूमेरिक कीज होती हैं जहाँ कुछ नंबर्स लिखे होते हैं. तो या तो आप यहाँ से नंबर्स को प्रेस कर सकते हो, है ना, और पर्टिकुलर सेल में नंबर को एंटर कर सकते हो कैलकुलेशंस के लिए, या फिर आप यहाँ पर टॉप पर फंक्शनल कीज होती हैं, उसी के बाद आपको कुछ नंबर्स भी दिखते हैं, है ना, कुछ नंबर्स भी होते हैं, और साथ ही कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कॉलन, हैश, ठीक है, डॉलर, स्टार, प्लस, माइनस, इस तरीके से. तो यहाँ से भी आप नंबर एंटर कर सकते हो, या इस न्यूमेरिक कीज के थ्रू भी आप नंबर एंटर कर सकते हो. अब बात आती है कि एक्सेल में नंबर्स में क्या सिर्फ 0 to 9 डिजिट्स को इंक्लूड किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक्सेल में नंबर्स की जब बात आती है, नंबर को एंटर करने की बात आती है सेल्स में, सो यहाँ पे नंबर टाइप डेटा में क्या क्या इंक्लूड होता है, 0 to 9 डिजिट्स तो होती ही है, 0 to 9 डिजिट्स तो होती ही है नंबर्स में, और इनके कॉम्बिनेशन से आप नंबर बनाते हो, राइट. बट उसके साथ प्लस, माइनस, पैरेंथेसिस, जो क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट्स होते हैं, वो स्लैश मतलब डिवाइड का साइन, परसेंटेज, मॉड्यूलस रिटर्न करता है, डॉलर, हैश, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके के जो सिंबल्स होते हैं ना, वो सभी नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, नंबर टाइप के डेटा टाइप होते हैं. आई बात समझ में अच्छे से. सो एक्सेल में अ नंबर कैन कंटेन दी फॉलोइंग कैरेक्टर्स. नंबर क्या कैरेक्टर कंटेन करता है, ये सारे कैरेक्टर को नंबर टाइप कैरेक्टर आप कहते हो, और ये कीबोर्ड से आप न्यूमेरिक कीज का यूज करके एंटर कर सकते हो, वहां भी आपको ये सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, या फिर फंक्शनल कीज के बाद टॉप पे सेकंड जो रो होती है कीज की, वहां से भी आप एंटर कर सकते हो. कॉम्बिनेशन कीज के साथ आपको इनको यूज करना होता है, मतलब शिफ्ट की के साथ आपको इन कैरेक्टर्स को प्रेस करना होता है. नाउ नेगेटिव नंबर को कैसे अब आप इंटर करते हो सेल्स में, तो नेगेटिव नंबर आप सभी को अच्छे से पता है कि माइनस साइन के साथ हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं. सपोज आपने लिखा -5, तो आपने उसके पहले माइनस का साइन लगाया, देन आप बता रहे हो कि ये -5 है, एक नेगेटिव नंबर है. तो सिमिलर आप इसी तरीके से नेगेटिव नंबर सेल में एंटर कर सकते हो. एक और तरीका होता है जिससे आप नेगेटिव नंबर एंटर करते हो, यदि आपने इस 5 को पैरेंथेसिस में लिखा है, ब्रैकेट्स में लिखा है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में, तब भी ये 5 जो है इस ब्रैकेट की मदद से ये आइडेंटिफाई करता है कि ये एक नेगेटिव नंबर है. मतलब आप लिखो -5 या आप ब्रैकेट में लिखो, ये दोनों इक्वल ही होते हैं. एक्सेल इन्हें दोनों को कैसे ट्रीट करता है, नेगेटिव नंबर की तरह ही ट्रीट करता है. सो टू एंटर नेगेटिव नंबर, आइदर प्रीफिक्स माइनस साइन बिफोर द नंबर और एनक्लोज इट इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स. या तो आप माइनस साइन लगाओ या फिर आप ब्रैकेट में नंबर को लिखो. सो दोनों तरीके से नंबर कैसे ट्रीट होगा, एक नेगेटिव नंबर की तरह ट्रीट होगा. आई बात समझ में.
चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल 6789, देखो कैसे लिखा है ये 6789, ध्यान से देखना। 6789 लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, दिख रहा है आपको कि ब्रैकेट में 6789 लिखा हुआ है। इट मीन्स व्हाट कि एक्सेल वुड रिकॉग्नाइज दिस वैल्यू एज -6789। एक्सेल इसे कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? -6789 की तरह रिकॉग्नाइज करेगा। आ गई बात समझ में अच्छे से? जैसे आप मैथ्स में निगेटिव नंबर लिखते हो ना, आप कुछ कैलकुलेशन करवाते हो निगेटिव नंबर का, सपोज आपने लिखा 5 प्लस, अब आपको -4 को ऐड करवाना है इसमें, तो आप क्या करते हो? यहाँ ब्रैकेट लगा देते हो ना, तो उससे क्या होगा? ये -4 एक निगेटिव नंबर की तरह ट्रीट होगा। सो एक्सेल में यही, आपने एक सेल में लिखा है 5, दूसरी सेल में आप एंटर करना चाहते हो -4, तो आपने लिखा, तीसरी सेल में आप एक और नेगेटिव नंबर ऐड करना चाहते हो, तो आप नेगेटिव नंबर इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, तो इसका मतलब भी -36 ही होगा। तो पैरेंथेसिस में जैसे आप नॉर्मली लिखते हो ना बिल्कुल मैथ्स में, वैसे ही आपको यहाँ पर इंक्लूड करना होता है नेगेटिव नंबर्स को। नाउ बाय डिफॉल्ट नंबर आर राइट अलाइंड इन अ सेल। अब एक्सेल में जब आप सेल में कोई नंबर लिखते हो, सपोज ये कोई शीट है, जैसे आप यहाँ भी देख रहे हो, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ना। अब इस शीट में आप कुछ नंबर्स एंटर करते हो, राइट। सपोज यहाँ मैं कुछ नंबर एंटर कर लेती हूँ। अब ये नंबर जो है डिफॉल्ट किधर अलाइन होते हैं? जैसे मैंने यहाँ लिखा 10, 20, 30, तो आप देख रहे हो कि एक्सेल में पर्टिकुलर नंबर्स सेल के राइट अलाइन होते हैं। ये सेल है, इस सेल के कहाँ पर अलाइन है नंबर? राइट अलाइन है, ठीक है भाई। अलाइनमेंट आप सभी को अच्छे से पता है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्स में हमने देखा था, राइट। वही बात कर लें तो ये राइट अलाइनमेंट होता है, ठीक है। और इसी तरीके से सेंटर अलाइनमेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जब भी आप एक्सेल में किसी सेल में नंबर एंटर करते हो, नंबर टाइप वैल्यूज एंटर करते हो, तो वो सेल के राइट अलाइन होती है। और वहीं जब टेक्सचुअल डेटा आप एंटर करते हो, आगे आ रहे हैं हम टेक्सचुअल डेटा पर ही, तो टेक्सचुअल डेटा कैसा होता है? लेफ्ट अलाइन होता है। सपोज आपने ABC एंटर किया, तो ये सेल के लेफ्ट अलाइन होता है, टेक्सचुअल डेटा लेफ्ट अलाइन होता है, और नंबर जो होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं। क्लियर? सो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। बाकी आप अलाइनमेंट चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अलाइनमेंट चेंज नहीं कर सकते हो। आप सेल में जो डेटा लिखा है उसे फॉर्मेट भी कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो, उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। सारी फॉर्मेटिंग टूल्स जैसे वर्ड में हमने पढ़े ना, बिल्कुल वैसे यहाँ भी आपको होम टैब में मिल जाते हैं, राइट। सो एक्सेल इग्नोर्स द लीडिंग प्लस साइन प्लेस्ड बिफोर द नंबर। मतलब यदि आपने किसी नंबर के पहले +4 लिखा है तो एक्सेल इस प्लस को इग्नोर करता है। जनरली हम भी जब मैथ्स में कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो प्लस नहीं लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर के आगे माइनस जरूर लगाते हैं, तो प्लस को आप इग्नोर कर सकते हो, एक्सेल भी इसे इग्नोर करता है एंड ट्रीट अ सिंगल पीरियड एज अ डेसिमल। ओके, सो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया कि नंबर को एंटर करना होता है तो क्या यहाँ पर बेसिकली यूज किया जाता है, किस तरीके से आपको नंबर को एंटर करना होता है। नेगेटिव नंबर दो तरीके से एंटर कर सकते हो, माइनस साइन लगा के या फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में। एंटरिंग नंबर एज टेक्स्ट। अब देखो, नंबर्स को जब आप एंटर करते हो तो नॉर्मली नंबर लिखते हो, लेकिन यहाँ पर नंबर कभी कभी टेक्स्ट की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं। एक्सेल में टेक्स्ट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिखा 5 एक सेल में, तो ये क्या है? बेसिकली एक नंबर है, लेकिन जब मैंने इस 5 को डबल इन्वर्टेड में लिखा, क्या लिखा? डबल इन्वर्टेड में, तो अब ये 5 नंबर नहीं है, अब ये 5 नंबर होकर डबल इन्वर्टेड की मदद से एक टेक्सचुअल डेटा बन चुका है। तो जब भी आप डबल इन्वर्टेड में कोई नंबर लिखते हो तो वो टेक्सचुअल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर एक नंबर टाइप डेटा में रहता है। सो बेसिकली जब आपको क्या करना होता है, जब आपको किसी का रोल नंबर या टेलीफोन नंबर पिन कोड के साथ में लिखना होता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर लें, इफ अ नंबर इज एंटर्ड इन द फॉर्मेट 01481, सपोज आपने किसी सेल में एंटर किया 01481, तो अब क्या होगा? एक्सेल ये जो लीडिंग जीरो है ना, जो आपने नंबर के पहले जीरो लगाया हुआ है, इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इसे हटा देगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर जीरो से यदि शुरू हो रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है ना, कैलकुलेशन के लिए बेसिकली। तो 01481 तो एक नंबर है ही, तो यहाँ पे जीरो हट जाएगा और आपको क्या शो होगा? जीरो हट जाएगा और आपको सिर्फ नंबर 1481 होगा। भले ही आपने लिखा हो 01481, लेकिन एक्सेल उस जीरो को हटा देगा और 1481 ही आपको शो होगा सेल में। लेकिन स्पेसिफिकली जब ये किसी टेलीफोन का पिन कोड है, टेलीफोन कोड है, या किसी का रोल नंबर है जिसमें ये जीरो होना बहुत जरूरी है, जिसमें ये जीरो होना बहुत जरूरी है, तब क्या करोगे आप? है ना, तब क्या करोगे? क्योंकि नंबर तो नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है, जीरो हट गया, तब आपको नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तब हम चाहेंगे कि ये एज इट इज शो हो, इसके लिए इस नंबर को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे।
तो जब किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, जब किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है तो सेल में हम उस नंबर को एपोस्ट्रॉफी लगा के लिखते हैं। एपोस्ट्रॉफी कैसे? एपोस्ट्रॉफी पता है ना, एपोस्ट्रॉफी एस वगैरह लगाते हो ना इंग्लिश में, बिल्कुल वैसी एपोस्ट्रॉफी लगाना है आपको और फिर उस नंबर को लिख देना है। जब एपोस्ट्रॉफी लगा के लिखोगे ना तब ये जीरो नहीं हटेगा, तब ये नंबर एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा, या फिर आप इसको डबल इन्वर्टेड में भी लिख सकते हो। तब पर्टिकुलर ये नंबर क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग की तरह, टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा। आई मेरी बात समझ में अच्छे से? एपोस्ट्रॉफी लगा के जब आप नंबर लिखोगे सेल में तब ये जीरो हटेगा नहीं, क्योंकि अब ये नंबर टेक्सचुअल डेटा में कन्वर्ट हो चुका है, ये टेक्स्ट बन चुका है। आ गई बात समझ में अच्छे से कि यदि आपको किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है एक्सेल में किसी सेल में तो आप क्या करोगे? एपोस्ट्रॉफी लगा के उसे सेट कर सकते हो। या फिर एक चीज और होती है, क्या? जिस सेल में आपने ये डेटा एंटर किया है, जिस सेल में आपने ये डेटा एंटर किया है उस सेल पर आप राइट क्लिक करना। क्या करोगे? सेल पर राइट क्लिक करोगे। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें आप देखना फॉर्मेट सेल, क्या? फॉर्मेट सेल करके एक ऑप्शन होगा। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे आपको डेटा के टाइप शो होंगे, नंबर है ना, टेक्स्ट डेटा, डेट टाइम डेटा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल के लिए आप क्या टाइप सेट करना चाहते हो? टेक्स्ट टाइप सेट करना चाहते हो तो इस चेक बॉक्स को चेक कर लेना, यहाँ पे टेक्स्ट शो हो जाएगा। आई बात समझ? सभी चेक बॉक्स में होंगे। सो टेक्स्ट टाइप डेटा आपको सिलेक्ट करना है तो आप इस पर्टिकुलर सेल के डेटा के लिए टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो, तो अब ये डेटा टेक्सुअल टाइप कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, वही अपोस्ट्रोफी आपको यहाँ दिखेगा। समझ में आ गई बात? तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल से भी आप डेटा चेंज कर सकते हो, नंबर से डेटा को टेक्सचुअल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इफ अ नंबर इज एंटर्ड इन द फॉर्मेट 01481, एक्सेल विल ड्रॉप द लीडिंग जीरो। एक्सेल क्या करेगा? जनरली जीरो को हटा देगा। नाउ टू प्रिजर्व द लीडिंग जीरो, इस लीडिंग जीरो को यदि आपको प्रिजर्व करना है इन केस ऑफ टेलीफोन एरिया कोड और रोल नंबर्स एक्सेट्रा, सो टाइप एन apostrophe बिफोर द नंबर लाइक 01481। ठीक है, इस नंबर के पहले आपको एपोस्ट्रॉफी टाइप करना होगा। सो द डेटा इज नाउ ट्रीटेड एज टेक्स्ट। तो उसके बाद एपोस्ट्रॉफ लगाने से वो पर्टिकुलर नंबर नहीं रहेगा बल्कि टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा एंड डिस्प्लेड इन द सेम फॉर्म इट हैज बीन एंटर्ड। जैसा आपने एंटर किया होगा बिल्कुल उसी फॉर्मेट में दिखेगा। टिपिकली फॉर्मूलाज विल ट्रीट द एंट्री एज जीरो एंड फंक्शंस विल इग्नोर इट। ओके, सो इतना समझ में आ गई बात अच्छे से कि नंबर से टेक्सचुअल डेटा कैसे एंटर करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। नाउ एंटरिंग डेट टाइम वैल्यू। अब आप डेट टाइम वैल्यू को भी एंटर कर सकते हो, फॉर्मूलाज को भी एंटर कर सकते हो ना। तो आगे अभी हम फॉर्मूलाज वगैरह कैसे एंटर करना है, फंक्शंस कैसे एंटर करना है वो भी जानेंगे। राइट, डेट टाइम वैल्यू क्या होती है? अब देखो, डेट को आप अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो, है ना। डेट को आप अलग अलग फॉर्मेट में कैसे? सपोज आपको डेट लिखना है तो आज की जो डेट हो रही है, सपोज हम आज की डेट ले लें 7/4, ठीक है, और 23। ओके, ये आपने लिखी आज की डेट इस तरीके से भी लिखते हो आप, डेट इस तरीके से भी लिखते हो, ठीक है, या फिर आप डेट इस तरीके से भी लिखते हो 7 अप्रैल 2023। तो डेट को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। या फिर ये तो अभी हमने DDMM 5Y फॉर्मेट में देखा, आप MMDDYY फॉर्मेट में भी डेट एंटर कर सकते हो। क्लियर? सो एक्सेल कैसे एक्सेप्ट करता है, बात यहाँ पर ये हो रही है कि डेट टाइम वैल्यू यदि आप किसी सेल में एंटर करते हो तो एक्सेल कैसे एक्सेप्ट करता है। एक्सेल इन सभी फॉर्मेट को अलाउ करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी एक ही फॉर्मेट में आप डेट एंटर कर सकते हो। एक्सेल में आप किसी भी फॉर्मेट में डेट एंटर कर सकते हो, आइदर स्लैश का यूज करके या हाइफन का यूज करके, या इस तरीके से टेक्सचुअल मंथ का नाम एंटर करके भी आप डेट को एंटर कर सकते हो। वहीं यदि हम बात कर लें टाइम की, तो टाइम भी आपका किस में कन्वर्ट होता है भाई? आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में, इसी तरीके से शो करते हो। सो सपोज जो भी आपको टाइम लिखना है तो वो कॉलम से ही सेपरेट होगा। किससे? कॉलम से। तो आप जो भी टाइम लिखोगे, सपोज आपने लिखा 3 hours 50 seconds, है ना, और 30 minutes, लाइक इस तरीके से 15 minutes 30 seconds। तो टाइम को आप कैसे एंटर करोगे? इसी तरीके से एंटर करोगे, कॉलन लगा के ही। टाइम की वैल्यू भी कैसे एक्सेप्ट करता है एक्सेल? इसी तरीके से एक्सेप्ट करता है। आई बात समझ में? सो सिलेक्ट दिस सेल एंड टाइप द डेट एंड टाइम। जिस भी सेल में आपको डेट टाइम लिखना है, सपोज आप एक स्टूडेंट की टेबल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, प्रॉपर एक रिपोर्ट है, उसमें आपको स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है तो आप डेट ऑफ बर्थ किसी भी फॉर्मेट में एंटर कर पाओगे। सो आपको उसके लिए उस सेल को सिलेक्ट करना है जहां आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, सेल को सिलेक्ट करना है, देन आप कीबोर्ड से डेट और टाइम टाइप कर सकते हो।
है ना। सो यू कैन सेपरेट द डेट एलिमेंट्स विद स्लैश। डेट एलिमेंट्स को आप या तो स्लैश से सेपरेट करो या फिर आप हाइफन से सेपरेट कर सकते हो, स्लैश से, हाइफन से, किसी से भी। या फिर आप टेक्स्ट की तरह भी डेट लिख सकते हो, जैसे 11 ऑक्ट 9 लिखा हुआ है, मंथ का जो नाम है वो अक्टूबर कैरेक्टर्स में टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप डेट को एक्सेल एक्सेप्ट करता है। एक्सेल रिकॉग्नाइज वैरायटी ऑफ डेट फॉर्मेट्स। एक्सेल इन सभी डेट फॉर्मेट्स को अलाउ करता है, ठीक है। द सेपरेट टू सेपरेट टाइम एलिमेंट्स यूज कॉलन। यदि टाइम एलिमेंट्स को सेपरेट करना है, टाइम आपको एंटर करना है, तो आप कॉलन्स का यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो 12 आवर्स 23 मिनट्स 51 सेकेंड्स, कॉलन से सेपरेट है। क्लियर। सो डेट टाइम वैल्यू आप एंटर कर सकते हो, नंबर एंटर कर सकते हो, नंबर को एज ए टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, टेक्सचुअल डेटा आप नॉर्मली एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब सेल कंटेंट को एडिट कैसे करना है, हाउ टू एडिट सेल कंटेंट। सेल कंटेंट को किस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। अभी हमने सीखा कैसे एंटर करना है डेटा को, तो एंटर करना तो हमें समझ में आ गया। सेल सिलेक्ट करो, कीबोर्ड से टाइप कर दो, तो पर्टिकुलरली उस सेल में डेटा एंटर हो जाता है। डेटा कैसा भी हो सकता है। अब एग्जिस्टिंग डेटा जो आपने क्रिएट किया हुआ है, उस डेटा में यदि चेंजेस करने हैं, कुछ नंबर्स बदलने हैं, कुछ डेट टाइम वगैरह बदलना है आपको, ठीक है, सेल का कंटेंट एडिट करना है, तो एडिटिंग में क्या आता है, कट, कॉपी, पेस्ट, मूविंग द टेक्स्ट, है ना, ये सारी चीज इंक्लूड होती है। क्योंकि एडिटिंग फॉर्मेटिंग हमने डिटेल में समझा है डॉक्यूमेंटेशन में, कि फॉर्मेटिंग में आप डेटा का अपीयरेंस बदलते हो, एक्चुअल डेटा नहीं बदला जाता है। एडिटिंग में आप डेटा को बदल सकते हो, फाइंड रिप्लेस का यूज कर सकते हो, कट, कॉपी, पेस्ट का यूज कर सकते हो। सारे ऑप्शंस आपके एडिटिंग सेल में इंक्लूड हो जाते हैं। अब जैसे वर्ड में आप कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेल चेक, ग्रामर चेक, फाइंड रिप्लेस का यूज कर सकते हो, बिल्कुल वैसे यहाँ भी सारे ऑप्शंस आपके एडिटिंग में इंक्लूड होते हैं और सब आपको मिलते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, मूव करवाना है सेल का डेटा, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको कुछ सेल का डेटा चेंज करना है, सो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं और इसी को पर्टिकुलरली एडिटिंग डेटा सेल कंटेंट कहते हैं। सो एडिटिंग डेटा इन अ सेल इन्वॉल्व्स चेंजिंग सेल कंटेंट, कि आप सेल कंटेंट को चेंज कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, मूव कर रहे हो डेटा को, कुछ नया डेटा, नई रो, नए कॉलम को इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो। सो एग्जिस्टिंग रो कॉलम को आप डिलीट भी कर सकते हो, नए रो कॉलम को आप ऐड भी कर सकते हो। ये भी बेसिकली किस में इंक्लूड होता है, ये भी एडिटिंग में ही इंक्लूड होता है। तो अभी हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो द डेटा और फॉर्मूला यू टाइप्ड इन एक्सेल कैन बी सीन इन द सेल एंड फॉर्मूला बार। जो भी डेटा, जो भी फॉर्मूला आप लिखते हो, जो भी डेटा आप सेल में एंटर करते हो, वो कहाँ दिखता है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, कहाँ दिखता है, फॉर्मूला बार में दिखता है ना। डेटा कहाँ दिखता है आपको, फॉर्मूला बार में दिखता है। और सेल का एड्रेस कहाँ शो होता है, फॉर्मूला बार के जस्ट पास में नेम बॉक्स होता है, वहां शो होता है। यू कैन यूज फॉर्मूला बार टू एडिट द डेटा और फॉर्मूला इन द सेल। यदि आप किसी सेल का डेटा चेंज करना चाहते हो या फिर फॉर्मूला चेंज करना चाहते हो जो आपने लगाया है, तो आप फॉर्मूला बार में से भी चेंज कर सकते हो, फॉर्मूला बार का यूज कर सकते हो एडिटिंग के लिए। The two buttons cancel and enter become active on the formula bar when you start typing in the cell. जब भी आप किसी सेल में टाइप करना शुरू करते हो तो फॉर्मूला बार एक्टिव हो जाती है, क्योंकि सेल में जो भी आप टाइप करोगे वो फॉर्मूला बार में आपको दिखेगा, है ना, वो सारा डेटा दिखेगा। तो फॉर्मूला बार में आपको दो बटन दिखेंगे, कैंसिल का और एंटर का। इन दोनों बटन की मदद से आप डेटा को कैंसिल कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, या एंटर करके डेटा को एंटर भी करवा सकते हो। आई बात समझ में। कहाँ होती है फॉर्मूला बार प्रेजेंट, ये हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में। फॉर्मूला बार जस्ट आपको कहाँ मिलती है, कॉलम हेडर्स के ऊपर, रिबन्स के नीचे, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलता है पहले नेम बॉक्स, नेम बॉक्स में करंट एक्टिव सेल का एड्रेस होता है, सपोज A1 सेल सिलेक्टेड है। फिर आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार दिखता है FX, यहाँ पे दो बटन दिखते हैं, कैंसिल और एंटर के, और जो भी आप डेटा यहाँ एंटर कर रहे हो वो यहाँ फॉर्मूला बार में आपको लिखा हुआ मिलता है, राइट। तो ये फॉर्मूला बार प्लेस्ड होती है और इस तरीके से शो होती है, राइट। Now, the cancel button is used to cancel the data entry without pressing delete key, whereas clicking on the enter button is equivalent to the enter key. देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि फॉर्मूला बार में जो कैंसिल और एंटर की होती है, कैंसिल और एंटर जो बटन होते हैं, बेसिकली वो क्यों यूज किए जाते हैं। फॉर्मूला बार में जो भी आप सेल में डेटा लिख रहे हो वो डेटा आपको फॉर्मूला बार में शो होता है। फॉर्मूला बार से आप डेटा को एडिट कर सकते हो, सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हो। यदि आपको सेल का कंटेंट डिलीट करना है तो आप फॉर्मूला बार के कैंसिल बटन को प्रेस करोगे, कैंसिल बटन को क्लिक करोगे, प्रेस नहीं करोगे, कैंसिल बटन को क्लिक करोगे, तो पर्टिकुलर सेल से वो डेटा डिलीट हो जाएगा विदाउट प्रेसिंग डिलीट की। कीबोर्ड की डिलीट की को बिना प्रेस किए आप फॉर्मूला बार के कैंसिल बटन के थ्रू सेल के डेटा को डिलीट कर सकते हो। और उसी तरीके से सेल में यदि डेटा एंटर करना है तो आप एंटर बटन, फॉर्मूला बार के एंटर बटन को
को क्लिक करोगे तो जो डेटा आपने फॉर्मूला बार में लिखा होगा वो सेल पर, पर्टिकुलर सेल पर एंटर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में अच्छे से? सो फॉर्मूला बार के दो बटन्स जो मैं बता रही हूँ, क्रॉस और साइन, टिक साइन जो होता है, ये एंटर, और क्लोज जो बटन होता है, कैंसिल बटन होता है, इसके थ्रू आप जो भी डेटा या फॉर्मूला बार में लिखा होगा उसको डिलीट करवा सकते हो, उसको एंटर कर सकते हो वर्कशीट में पर्टिकुलर सेल पर। ठीक, बिना डिलीट की को प्रेस किए, बिना कीबोर्ड से आप डेटा एंटर किए। सो इट कंप्लीट्स योर डेटा एंट्री। सो फॉर्मूला बार से आप डेटा एंट्री कर सकते हो, डेटा को एडिट कर सकते हो क्लोज और एंटर बटन के थ्रू, ये हमने जाना। समटाइम्स यू मेक मिस्टेक्स व्हाइल एंटरिंग डेटा इन सेल्स, सो यू नीड टू एडिट द सेल कंटेंट्स। अब ये तो हमने जान लिया कि फॉर्मूला बार के जो कैंसिल और एंटर बटन होते हैं उससे आप डेटा को डिलीट करवा सकते हो सेल से, और सेल में डेटा एंटर करवा सकते हो, है ना, ये हमने समझ लिया। लेकिन जब आपने एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ चेंजेस करना है, आपने सेल में कोई नंबर लिखा हुआ है, अब आपने गलती से उस नंबर को रॉन्ग लिखा हुआ है, तो आपको उसको बदलना है, उस नंबर को आपको बदलना है ना। तो मिस्टेक से हम कुछ गलत नंबर जब जनरली लिख देते हैं, होता है जनरली, तो उसको एडिट करने के लिए आप फॉर्मूला बार का यूज करते हो या किस मेथड का यूज करते हो? सो यहाँ पे सेल के कंटेंट को बदलने के लिए, एडिट करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। पहली मेथड है ओवरराइटिंग मेथड और दूसरी मेथड है पार्शियली मॉडिफिकेशन। समझ में आया? अब जो डिस्कस करेंगे हम एग्जिस्टिंग कंटेंट को बदलने के लिए कौन सी दो मेथड है, ओवरराइटिंग और पार्शियली मॉडिफिकेशन, ये कैसे यूज की जाती है वो जानेंगे। सो सेल कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड इन टू वेज, ओवरराइटिंग एंड बाय मॉडिफाइंग सेल कंटेंट पार्शियली। ओवरराइटिंग, यू कैन एडिट द सेल कंटेंट डायरेक्टली एंड रिप्लेस देम विद न्यू एंट्री। देखो ओवरराइटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे आप नॉर्मली अपनी कॉपी में लिखते हो कुछ भी, ठीक है, हैंड राइटिंग से में जब भी आप कुछ लिखते हो, सपोज आपने कुछ लिखा कंटेंट, ओके, इस तरीके से, सो आप जो भी कंटेंट लिखते हो और तुरंत उसको ओवरराइट कर देते हो, यदि आपने कुछ गलत लिख दिया है, राइट, तो आप उसको ओवरराइट करके सही करने की कोशिश करते हो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी सेल में यदि आपने कुछ एंटर किया हुआ है, सेल में यदि आपने कुछ डेटा एंटर किया है, सपोज सेल में आपने लिखा यहाँ पर 89, ओके, अब आप इसको एडिट करना चाहते हो। सो ओवरराइटिंग मेथड क्या कहती है, सिंपली आपको क्या करना है, सेल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आपने सेल सिलेक्ट किया तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा और आप लिखना शुरू कर दो, आप चेंज कर दो। तो आप इसको सेट करना चाहते हो 98 से, तो ये 89 अपने आप हट जाएगा और 98 इसकी प्लेस पर आ जाएगा। 89 अपने आप हट जाएगा। जैसे सेल सिलेक्ट करोगे और आपने लिखना शुरू किया तो प्रीवियस जो कंटेंट था पहले से वो हट जाएगा और आप जो भी टाइप करोगे वो नया कंटेंट आपको देखने लगेगा। सो इस मेथड को बेसिकली ओवरराइटिंग कहते हैं कि सेल सिलेक्ट करते से ही आपने यदि टाइप करना शुरू कर दिया डायरेक्टली, तो आप वहां पर जो कंटेंट एग्जिस्टिंग था वो हट जाएगा और नया कंटेंट आप लिखोगे। सो बिना डिलीट किए, बिना बैक स्पेस की प्रेस किए सेल के कंटेंट को आप ओवरराइट कर रहे हो। सो क्या करोगे इसके लिए, कैसे करना है इसको? सो ओपन अ न्यू वर्कशीट एंड टाइप द डेटा। अब कैसा डेटा आपको एंटर करना है, इस तरीके से, देखो ये एग्जांपल है उसी का ही, है ना। एक रिपोर्ट यहाँ प्रिपेयर की हुई है, रोल नंबर, नेम, टोटल, परसेंटेज, देख सकते हो आप यहाँ पे। अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में देखो स्टूडेंट्स की एंट्री है, कुछ 10 स्टूडेंट है, उनके नाम लिखे हुए कबीर, रिदिमा, अंकुर, मानस, रांझी, अन्विता, अंकिता, लाइक, ठीक, और उनके टोटल मार्क्स लिखे हुए 82, 79, 56, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पर आपको ये जो अंकुर के मार्क्स लिखे हुए ना 56, इसे आपको बदलना है। ये बाय मिस्टेक 56 लिखा गया जबकि थे कितने, 65 थे। तो इसे हम ओवरराइट करके चेंज करेंगे। कैसे चेंज करोगे? फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द सेल। जैसे ही आपने सेल सिलेक्ट किया और डायरेक्टली आपने कीबोर्ड से टाइप कर दिया, सिलेक्ट करते से ही आपने इस डेटा को डिलीट नहीं किया, बैक स्पेस की से डिलीट नहीं किया, ना डिलीट की से डिलीट किया हुआ इस डेटा को, आपने सेल को सिलेक्ट किया और डायरेक्टली टाइप कर दिया 65। तो अब इस सेल में 56 की प्लेस पर क्या आ जाने वाला है, नंबर 65 आ जाने वाला है, राइट। सो इस मेथड को बेसिकली हम क्या कहेंगे, ओवरराइटिंग मेथड कहेंगे। सो एक्टिवेट सेल D6 बाय क्लिकिंग ऑन इट। सेल D6 थी जहां पर एंटर था डेटा, D6 को आपको क्लिक करके एक्टिवेट कर लेनी है, सेल सिलेक्ट कर लेनी है। नाउ टाइप 65 इन दैट सेल एंड प्रेस द एंटर की। 65 टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस कर दो तो 56 हट जाएगा और 65 आपको वहां पे शो होगा। सो द प्रीवियस वैल्यू 56 विल बी रिप्लेस्ड विद 65। आई बात समझ में? दिस इज द मेथड ऑफ ओवरराइटिंग। क्या? बिना डिलीट की, बिना बैक स्पेस की प्रेस किए आपने सेल का डेटा डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया, एग्जिस्टिंग डेटा से कन्वर्ट कर दिया नए डेटा में, न्यू एंट्री में। पार्शियल मॉडिफिकेशन क्या होता है? पार्शियल मॉडिफिकेशन में हम एक से ज्यादा मेथड को यूज कर सकते हैं सेल के कंटेंट को बदलने के लिए।
सेल के कंटेंट को यदि एडिट करना है तो पार्शियल मॉडिफिकेशन में आप एक से ज्यादा मेथड यूज करते हो, ओवरराइट को आप यहाँ यूज नहीं करते, एक्चुअल करेक्शन बेसिकली आप यहाँ पे करते हो. So Excel allows you to make partial modification. So you should not overwrite the cell content for minor corrections. You should make changes only in desired portion. Partial modification में आपको जहाँ जिस जगह पर changes करने हैं उस portion में आप changes कर सकते हो, cell में आप changes कर सकते हो. So to make partial modification use any of the following ways. So कौन कौन से तरीके हैं partial modification के देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट वे, सिलेक्ट द सेल एंड देन क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार. देखो फॉर्मूला बार के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो. जैसे फॉर्मूला बार से आप सेल में डेटा को एडिट कर सकते हो ना, एंटर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही आप फॉर्मूला बार से पार्शियल मॉडिफिकेशन कर सकते हो. तो जिस भी सेल में आपको चेंजेस करने हैं, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द सेल एंड देन क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार. सेल पे क्लिक करोगे वैसे ही फॉर्मूला बार में सेल का डेटा दिखने लग जाएगा. ये हमें अच्छे से पता है. जैसे ये सपोज आपका एक्सेल शीट है, इस शीट में यहाँ पे नेम बॉक्स है, फॉर्मूला बार है, ठीक है. अब यहाँ आपने कुछ डेटा लिखा हुआ है सपोज, ठीक है. यहाँ मैंने सपोज ये लिखा हुआ है 10 20 लाइक दिस, ठीक है. सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दी सेल. हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, ये सेल सिलेक्ट कर लिया 1 2 3 A B C और D, ठीक है. ये सेल जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको सेल का एड्रेस शो होगा नेम बॉक्स में और यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको सेल का डेटा दिखना शुरू हो जाएगा 10. इस सेल को जैसे सिलेक्ट किया तो आपको फॉर्मूला बार में यहाँ पे सेल का डेटा दिखना शुरू हो गया, ठीक है. सो अब क्या करना है आपको, इस फॉर्मूला बार में यहाँ पे कर्सर लेकर आना है, क्लिक करना है, कर्सर आ गया. कर्सर से आपको यहाँ पे जो इंसर्ट करना है नई वैल्यू वो लिख सकते हो डिलीट करके. सो जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करोगे, सपोज आपने यहाँ पे 100 कर दिया, 10 की जगह 100 सेट कर दिया, तो इस सेल का कंटेंट भी बदल के क्या हो जाएगा, इस सेल का कंटेंट भी यहाँ पे 10 से 100 हो जाएगा क्योंकि आपने फॉर्मूला बार में जो सेल का कंटेंट था वो एडिट किया है, एग्जिस्टिंग कंटेंट को आपने फॉर्मूला बार की मदद से बदला है. सो जिस भी डिजायर्ड लोकेशन पर आपको सेल में एडिटिंग करनी है, कंटेंट में एडिटिंग करनी है, तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दिस सेल, देन क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार. फॉर्मूला बार पे माउस पॉइंटर ले जाना है, क्लिक करना है. क्लिक करते से सेल का पॉइंटर, जो पॉइंटर होता है ना, कर्सर होता है, वो आपको यहाँ दिखेगा. उसके थ्रू आपको सेल का जो भी डेटा डिलीट करना है तो आप डिलीट करके नया डेटा टाइप कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो. सो सिलेक्ट द सेल, क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार, ब्रिंग द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट और डिलीट कैरेक्टर्स. यदि सपोज इस सेल में यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ डेटा, यहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ है, ओके, सपोज बरखा नाम लिखा हुआ है, ठीक है. अब इस पर्टिकुलर नेम को आपको चेंज करना है. सो क्या करना होगा, फर्स्ट आपको इस सेल को सिलेक्ट करना होगा. सेल को जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो फॉर्मूला बार में आपको क्या दिखेगा, फॉर्मूला बार में आपको ये कंटेंट दिखने लगेगा बरखा, ठीक है. अब यहाँ पे आपको नाम चेंज करना है या फिर आपको गुप्ता ऐड करना है, बरखा गुप्ता पूरा लिखना है. तो जैसे ही आपने फॉर्मूला बार पे क्लिक किया तो कर्सर यहाँ पे आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, इसके आगे आप गुप्ता लिख दो. तो अब जैसे ही आपने यहाँ पे गुप्ता लिखा, जो भी चेंजेस किए, सो इस सेल में भी चेंजेस हो जाएंगे. इस सेल में आपको पूरा नाम दिखने लगेगा जो आपने यहाँ पे चेंजेस किए, बरखा गुप्ता. सो फॉर्मूला बार में के थ्रू आप सेल में डेटा ऐड कर सकते हो, सेल का डेटा डिलीट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग जो डेटा लिखा हुआ है सेल में उसमें भी चेंजेस कर सकते हो. सो पार्शियल मॉडिफिकेशन में पहली मेथड हमने फॉर्मूला बार के थ्रू देखी. नाउ मेक द मॉडिफिकेशन बाय इंसर्टिंग न्यू कैरेक्टर्स और डिलीटिंग द एग्जिस्टिंग वंस. प्रेस द एंटर की वंस कंप्लीटेड. एक बार डेटा एंटर कर दिया तो एंटर की प्रेस करना. सो जो भी चेंजेस आपने किए हुए हैं फॉर्मूला बार में सेल के डेटा में, वो सेल में भी शो होंगे. दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड है सिलेक्ट द सेल एंड प्रेस द F2 की. ओके, आपको सेल को सिलेक्ट करना है और F2 की को प्रेस कर देना है. F2 की कहाँ मिलेगी, कीबोर्ड पे. कीबोर्ड में सबसे टॉप पर आपको क्या दिखती है, कुछ फंक्शनल कीज दिखती है, F1 F2 F3 ऐसे F12 तक कीज होती हैं. सो जिसमें आपको क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको इस F2 की को कीबोर्ड की प्रेस कर देना है. जैसे ही F2 की प्रेस करोगे ना, जैसे ही F2 की प्रेस करोगे तो जिस भी सेल को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, सपोज आपने इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, ये सेल आपने सिलेक्ट की है. अब सिलेक्ट करा सेल को सिलेक्ट करने के बाद F2 की प्रेस किया तो कर्सर यहाँ ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा. सो जो भी कंटेंट यहाँ लिखा होगा ना उसके एंड में कर्सर ब्लिंक होगा. सपोज यहाँ ABC लिखा हुआ है तो कर्सर कहाँ ब्लिंक करना शुरू कर देगा, कर्सर आपका लास्ट में जो लिखा हुआ है डेटा उसके लास्ट में ब्लिंक करना शुरू कर देगा. जैसे आपने F2 प्रेस किया, मतलब अब ये सेल एक्टिव हो जाएगी. यहाँ पे एडिट मोड में, बेसिकली एडिटिंग मोड में आपको यहाँ पे शो होगा और आप इस पर्टिकुलर सेल के कंटेंट को F2 की मदद से एडिट कर पाओगे. ठीक. सो सिलेक्ट द सेल,
सेल सिलेक्ट करना है, F2 की प्रेस कर देना है, द कर्सर विल बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेल कंटेंट, सेल कंटेंट के एंड में आपको कर्सर शो होगा। नाउ यूज द एरो कीज ऑन द कीबोर्ड टू मूव द कर्सर थ्रू द कंटेंट एंड मेक चेंजेस एज पर योर नीड। अब सपोज आपको इसके बाद वाली सेल में कुछ चेंजेस करने हैं या इसके पास वाली सेल में कुछ चेंजेस करने हैं, यहाँ नहीं करने हैं, तो आप कीबोर्ड में जो एरो कीज होती हैं, कीबोर्ड में जो एरो कीज होती हैं, उन एरो कीज की मदद से आप सेल टू सेल मूव कर सकते हो और जिस भी सेल में फिर आपको चेंजेस करना है उस सेल में आप चेंजेस कर सकते हो। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि सेल के कंटेंट में चेंजेस करने के लिए आप F2 की मदद से भी सेल के कंटेंट को बदल सकते हो। F2 की और साथ में एरो कीज से आप हर एक सेल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आ गई बात समझ में? सो सिलेक्ट द cell and press the F2 key. The cursor will placed at the end of the cell content. Use the arrow keys on the keyboard to move the cursor through the contents and make changes as per your need. तो पहली मेथड हमने देखी फॉर्मूला बार के थ्रू एडिट करना कंटेंट को, और दूसरी मेथड हमने देखी F2 की मदद से सेल के कंटेंट को एडिट करना। जैसे सपोज आपने F2 की प्रेस किया सेल को सिलेक्ट करके, तो ये जो 56 है इसके बाद आपको कर्सर ब्लिंक करना शुरू करेगा, फिर यहाँ से आप इसको एडिट करके 65 कर सकते हो। ठीक है, या आपको किसी और स्टूडेंट के भी पर्टिकुलर मार्क्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। राइट, नाउ डबल क्लिक ऑन दी सेल टू एडिट इट। तीसरा तरीका, सेल को डबल क्लिक करके भी आप एडिट कर सकते हो। क्या? डबल क्लिक करके। पहले फॉर्मूला बार के थ्रू हमने देखा किस तरीके से एडिट करना है, दूसरी मेथड हमने देखी F2 की मदद से, और अब तीसरी मेथड हम देखेंगे। क्या? तीसरी मेथड हम देखेंगे डबल क्लिक की मदद से आप कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सेल पर जो भी डिजायर्ड सेल है, ठीक है, जो भी डिजायर्ड सेल है जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हो उस पर आपको क्या कर लेना है? डबल क्लिक कर लेना है। सपोज आपने इस सेल के डेटा को आपको एडिट करना है, यहाँ 56 लिखा हुआ है, तो आपने डबल क्लिक करके यहाँ पर डबल क्लिक करके इस सेल को क्लिक किया तो कर्सर आपको यहाँ पे ब्लिंक होता हुआ दिखेगा। डबल क्लिक करने से भी एडिट मोड में चला जाएगा और यहाँ पर फिर आप एडिटिंग कर सकते हो। इस वर्कशीट में आप फिर चेंजेस कर सकते हो। सो डबल क्लिक ऑन द सेल टू एडिट इट, द इंसर्शन पॉइंट विल ब्लिंक विद इन द सेल, है ना, इस सेल में आपको इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। ऑब्जर्व द एडिट मोड इज इंडिकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटस बार, और साथ ही शीट के एकदम लास्ट में क्या शो होता है? स्टेटस बार होता है ना, शीट टैब के नीचे। यहाँ पे शीट 1 2 3 होती है और जस्ट उसी के नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा अब एडिट मोड, और यहाँ आपको जूम इन जूम आउट स्लाइडर दिखता है, कुछ शॉर्टकट्स दिखते हैं, ये स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार के जो सबसे बॉटम में प्रेजेंट होती है उसके लेफ्ट साइड पे आपको एडिट मोड दिख जाएगा जैसे ही आप सेल पे डबल क्लिक करोगे। मतलब कि आप सेल को एडिट करने वाले हो, सेल के कंटेंट को बदलने वाले हो, तो आपकी जो वर्कशीट है वो किस मोड में है? अभी एडिट मोड में। कौन बता रहा है? ये स्टेटस बार वर्कशीट का स्टेटस बता रही है। ठीक है, सो ऑब्जर्व द एडिट मोड इज इंडिकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटस बार, पोजीशन द पॉइंटर एट द डिजायर्ड प्लेस एंड चेंज द कंटेंट। जहां भी आपको कंटेंट चेंज करना है आपको प्लेस करना है वहां पर कर्सर और नया कंटेंट ऐड कर देना है। नाउ प्रेस द एंटर की, जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो आपका पॉइंटर नेक्स्ट वाली सेल पर आ जाएगा और जो डिजायर्ड सेल थी जिसमें चेंजेस करने थे उसमें चेंजेस हो जाएंगे। द चेंजेस विल बी डन इन द करंट सेल। जैसे ही आपके करंट सेल में चेंजेस हो गए तो ये जो एडिट मोड है ना ये चेंज हो जाएगा, और एडिट मोड की जगह आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर एडिट मोड की जगह आपको दिखेगा कि अब आपकी जो वर्कशीट है वो रेडी मोड में है। किस मोड में है? रेडी मोड में। आई बात समझ में? देन यू विल फाइंड द एडिट मोड इंडिकेटर विल बी इन रेडी मोड। क्लियर? सो मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप फॉर्मूला बार के थ्रू एडिटिंग कर सकते हो, आप F2 की के थ्रू एडिटिंग कर सकते हो, सेल के कंटेंट को डबल क्लिक करके भी एडिटिंग कर सकते हो। इन तीनों में से जिस भी मेथड का यूज करोगे ना आपको स्टेटस बार में यहाँ पर एडिट मोड ही शो होगा, और जैसी एडिटिंग कंप्लीट होगी तो वर्कशीट का स्टेटस रेडी मोड में शो होने लगेगा। ओके, सो स्टेटस बार का मतलब भी यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नाउ फोर्थ वे क्या हो गई? चौथा तरीका भी आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ। सेल कंटेंट कैन बी एडिटेड बाय टर्निंग ऑन ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप मोड क्या होता है? ओवर टाइप की मोड की मदद से भी आप सेल के कंटेंट को बदल सकते हो, एडिट कर सकते हो। कैसे? सिंपल, वही डबल क्लिक करना है आपको सेल पर। क्या करना है? सेल पर डबल क्लिक करना है जिस सेल का कंटेंट आप बदलना चाहते हो। फिर प्रेस कर देना है आपको एक और की जिसका नाम है इंसर्ट की। इंसर्ट की कहाँ मिलेगी? एरो की के ऊपर। कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में यहाँ कुछ एरो कीज होती हैं, इन एरो कीज के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट की मिल जाएंगी। राइट, तो यहाँ पे इंसर्ट की को प्रेस कर देना।
जैसे इंसर्ट की को प्रेस करोगे डबल क्लिक करने के बाद, तो जो कर्सर है वो थिक कर्सर में बदल जाएगा। नॉर्मली जो कर्सर है वो इस तरीके से, सपोज यहाँ पे मैंने कुछ एंट्री की हुई है, अब कर्सर आपने जब लाया तो कर्सर इस तरीके का दिखता है, लेकिन जब ओवर टाइप मोड की मदद से आप इस पर डबल क्लिक करोगे और इंसर्ट की को प्रेस करोगे ना, तो कर्सर इस तरीके से थिक कर्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एक थिक सा कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। ये कर्सर बेसिकली आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। कब? जब आप इंसर्ट की को प्रेस करते हो। किसे? इंसर्ट की को प्रेस करते हो तब। डबल क्लिक करके सेल सिलेक्ट किया, इंसर्ट की को प्रेस किया, तो जैसे इंसर्ट की प्रेस करोगे तो आपको इस तरीके का थिक कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। द ब्लिंकिंग कर्सर इज विजिबल ओनली व्हेन यू आर एडिट मोड। और ऑब्वियस जैसे ही डबल क्लिक करोगे, इंसर्ट की प्रेस करोगे तो स्टेटस नीचे एडिट मोड का शो हो जाएगा, क्योंकि आप एडिटिंग कर रहे हो। सो द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू कैरेक्टर व्हेन यू टाइप। अब जो भी आपको चेंजेस करना है, सपोज 639 को चेंज करना है, तो आप बैक स्पेस की का यूज करोगे, तो ये जो कैरेक्टर है ये डिलीट होते जाएंगे, और यहाँ पे आपको जो नया कैरेक्टर एंटर करना है, नया नंबर ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो। सो क्या बताया? 4 तरीके बता दिए। कौन कौन से? अभी तक हमने पार्शियल मॉडिफिकेशन का डिस्कस कर लिए। भाई यदि कंटेंट एडिट करना है आपको, एडिटिंग सेल कंटेंट, यदि सेल के कंटेंट को एडिट करना है तो आप 2 मेथड यूज कर सकते हो। एक तो होती है ओवरराइट मेथड, ओवरराइटिंग जैसे हमने पढ़ा, और दूसरी होती है पार्शियल मॉडिफिकेशन। कौन सी मेथड? पार्शियल मॉडिफिकेशन। पार्शियल मॉडिफिकेशन में आप 4 तरीके यूज कर सकते हो। कौन से 4 तरीके होते हैं? पहला तरीका हमने क्या देखा? फॉर्मूला बार की मदद से। फॉर्मूला बार की मदद से आप कर सकते हो एडिटिंग। दूसरा तरीका क्या देखा हमने? दूसरा तरीका F2 की को प्रेस करके आप एडिटिंग कर सकते हो। तीसरा तरीका हमने देखा डबल क्लिक करके आप एडिटिंग कर सकते हो। सेल पर डबल क्लिक करना है, एडिट मोड में आप आ जाओगे और एडिटिंग कर सकते हो। चौथा तरीका हमने यहाँ पर देखा इंसर्ट की मदद से, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवर टाइप मोड। क्या कहते हैं? ओवर टाइप मोड में इंसर्ट की मदद से आप एडिटिंग कर सकते हो। सो कुल मिला के सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए इन सारे तरीके का आप यूज कर सकते हो। कोई भी वे में आप एडिटिंग कर सकते हो। एग्जाम में अब यदि क्वेश्चन आया और पूछा गया आपसे कि हाउ टू एडिट द सेल कंटेंट, व्हाट इज द मेथड्स बिहाइंड दिस पार्शियल मॉडिफिकेशन, तो आप बता सकते हो कि 4 मेथड्स होती हैं जिनके थ्रू आप डिजायर्ड लोकेशन पे जहां आपको सेल में एडिटिंग करनी है, आप एडिटिंग इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो ये तो बात हुई कि सेल में डेटा ऐड कैसे करना है, एंटर कैसे करना है, और एग्जिस्टिंग डेटा को बदलना कैसे है। अब यदि आपको एग्जिस्टिंग सेल में जो डेटा है उसे डिलीट करना है, उसे रिमूव करना है, तो क्या करोगे? कौन कौन से ऑप्शन से कहाँ अवेलेबल होते हैं एक्सेल में जिसके थ्रू आप एग्जिस्टिंग सेल का डेटा रिमूव कर सकते हो। ठीक है, सो सेल कंटेंट को यदि आपको रिमूव करना है, रिमूव डेटा फ्रॉम सेल, सो इट कैन बी रिमूव्ड इन सेवरल वेज। अगेन डेटा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सेल इन सेवरल वे, जिसमें पहले तरीका हम देखने वाले हैं रिमूविंग डेटा ओनली। आपको सिर्फ डेटा डिलीट करना है, डेटा सेल से रिमूव करना है, तो क्या करोगे? 2 तरीके हैं उसके लिए भी। टू डिलीट डेटा फ्रॉम सेल, सिलेक्ट इट। जिस भी डेटा को डिलीट करना है, सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट सेल। जैसे वर्ड में देखा था हमने, कोई भी एडिटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है, बिल्कुल वैसे जिस भी सेल में आपको डेटा एंटर करना है, जिस भी सेल में आपको डेटा को एडिट करना है, सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दिस सेल। सिंपल उसी तरीके से सेल के डेटा को डिलीट करना है, सो सिलेक्ट दिस सेल। सेल को सिलेक्ट किया एंड देन प्रेस द बैक स्पेस की और डिलीट की। ऑब्वियस बैक स्पेस की और डिलीट की का यूज कर लो सेल के कंटेंट को डिलीट करने के लिए। या फिर ये सबसे इजी तरीका जो नॉर्मली हम करते हैं। इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है? सो इसके अलावा आपको राइट क्लिक करना है उस सेल पर जिस सेल के डेटा को डिलीट करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको क्लियर कंटेंट ऑप्शन दिखेगा। कौन सा ऑप्शन? क्लियर कंटेंट ऑप्शन। जैसे सपोज ये सेल में आपने कुछ नंबर लिखा हुआ है, अब इसे डिलीट करना है, सो आप इस सेल पर क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे। क्या करोगे? राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे, जिसमें आपको एक क्लियर कंटेंट ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? क्लियर कंटेंट। यहीं पर आपको फॉर्मेट सेल्स भी मिल जाता है, सेल को यदि फॉर्मेट करना होता है तो, है ना। सो क्लियर कंटेंट पे क्लिक कर दोगे ना, तो जो भी सेल में लिखा होगा ये पर्टिकुलर डेटा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। ओके, सो या तो आप बैक स्पेस डिलीट की का यूज कर लो, या फिर आप क्लियर कंटेंट ऑप्शन का यूज कर लो। इनसे डिलीट क्या होगा? सिर्फ डेटा डिलीट होगा। अब बात कर लें यदि आपको फॉर्मेटिंग भी डिलीट करनी है डेटा के साथ, आपको जो सेल कंटेंट है वो फॉर्मेटिंग के साथ डिलीट करना है। फॉर्मेटिंग के साथ मतलब प्रीवियस वाले में हमने जाना कि सिर्फ और सिर्फ डेटा डिलीट करना था, राइट? क्या सिर्फ और सिर्फ हमें डेटा डिलीट करना था। तो सपोज यहाँ पे जो 56 लिखा हुआ था ये बोल्ड था, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज भी 16 सेट था,
ठीक है, ये नंबर बोल्ड भी था और इसका फॉन्ट साइज 16 सेट था। तो आपने जब इसको डिलीट किया तो इसके बाद आप जो भी नंबर एंटर करोगे, जो भी नंबर, सपोज आपने 65 एंटर किया, क्या एंटर किया आपने, 65 एंटर किया, तो जब आपने 65 एंटर किया तो वो भी बोल्ड ही होगा और उसका फॉन्ट साइज भी क्या होगा, 16 ही होगा। अब आप चाहते हो कि इसकी फॉर्मेटिंग भी डिलीट हो जाए, बोल्डनेस भी चला जाए, फॉन्ट साइज भी चला जाए, डिफॉल्ट जैसे सेल में कंटेंट लिखते हो वैसा शो हो। तो फॉर्मेटिंग के साथ जब आपको सेल के कंटेंट को डिलीट करना होता है, फॉर्मेटिंग के साथ, तो फॉर्मेटिंग में आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर वगैरह सब सेट करते हो, है ना। जब ऐसी फॉर्मेटिंग के साथ पूरा सेल डेटा डिलीट करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या स्टेप्स होती हैं। टू रिमूव डेटा विथ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स फॉलो दिस स्टेप्स। Select the cell whose data as well as formatting effect you wish to delete। तो उस सेल को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करो जिस सेल का डेटा आप डिलीट करना चाहते हो। सपोज ये सेल है, इस सेल में आपने फॉर्मेटिंग के साथ में डेटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सपोज आपने इस सेल में रेड कलर के कंटेंट सेट किया हुआ है कि जो भी आप लिखोगे सेल में वो रेड कलर से शो होगा। आपने यहाँ पे रेड कलर से लिखा है मैग्नेट, और वो बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, क्या है, बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। तो बोल्ड और इटैलिक के साथ आपने यहाँ पर मैग्नेट लिखा हुआ है। फॉन्ट साइज भी इंक्रीज है। क्या क्या फॉर्मेटिंग की हुई है, ध्यान से समझना। यहाँ हमने फॉर्मेटिंग की हुई है बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, फॉन्ट साइज 16 सेट किया हुआ है और साथ ही फॉन्ट एरियल है। अब डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट 12 साइज होता है और फॉन्ट कलर यहाँ पे आपने रेड भी सेट किया हुआ है। तो ये फॉर्मेटिंग के साथ आपने सेल का कंटेंट लिखा है, अब इसे डिलीट करना है। और डिलीट जब करोगे तो ये सारी फॉर्मेटिंग भी डिलीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फॉर्मेटिंग वैसी रहे, फॉर्मेटिंग भी डिलीट होना चाहिए। सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द सेल। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस सेल का डेटा डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है, एज वेल एज यहाँ पे फॉर्मेटिंग इफेक्ट भी डिलीट होंगे। सो क्लिक ऑन क्लियर बटन। अब आपको किस बटन को क्लिक करना है, क्लियर बटन को। कहाँ मिलेगा ये क्लियर बटन, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में। कहाँ मिलेगा, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में। होम टैब आपको पता है सबसे पहले शो होता है ना, जैसे टाइटल बार, उसके बाद होम टैब, इंसर्ट, व्यू, डिफरेंट टैब शो होते हैं। होम टैब में आपको एडिटिंग ग्रुप में जाना है। जैसे ही एडिटिंग ग्रुप में जाओगे तो आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, सॉर्ट, फिल्टर, फाइंड, ऑटो सम, फिल, और जस्ट उसी के बाद आपको क्लियर ऑप्शन दिखेगा। सो इस क्लियर ऑप्शन को क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करोगे सो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरीके से ओपन होगी। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे डिलीशन से रिलेटेड। आपको पूरा डेटा क्लियर करना है तो क्लियर ऑल पे क्लिक करो। आपको फॉर्मेट क्लियर करना है, सिर्फ फॉर्मेटिंग बदलना है, डेटा एज इट इज रहना है तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करो। आपको कंटेंट डिलीट करना है, सिर्फ कंटेंट, फॉर्मेटिंग एज इट इज रहना चाहिए तो क्लियर कंटेंट पे क्लिक करो। कमेंट यदि कुछ ऐड किया हुआ है सेल्फ से तो कमेंट डिलीट कर सकते हो। कोई हाइपरलिंक ऐड की हुई है तो हाइपरलिंक को ऐड और रिमूव कर सकते हो, है ना। सारे क्लियर करने के लिए ऑप्शंस आपको यहाँ क्लियर पे क्लिक करने से मिल जाएंगे। हमें क्या डिलीट करना है, फॉर्मेटिंग के साथ सब चीजें डिलीट करनी है सेल की। सेल में जो जो भी ऐड हो सब डिलीट हो जाए, फॉर्मेटिंग डिलीट हो जाए, कंटेंट डिलीट हो जाए। सो हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, क्लियर ऑल को। सो जैसे ही आप होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में जाके क्लियर पे क्लिक करते हो उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल पे क्लिक करोगे ना तो क्या होगा, सारी फॉर्मेटिंग भी डिलीट हो जाएगी। ये जितनी फॉर्मेटिंग है ये फॉर्मेटिंग भी डिलीट हो जाएगी और जो कंटेंट आपने लिखा होगा वो कंटेंट भी डिलीट हो जाएगा। अब इस सेल में जब आप कुछ कंटेंट लिखते हो, अब जो भी इस सेल में आप कंटेंट लिखोगे, सपोज मैंने मेरा नाम लिखा तो वो नॉर्मल दिखेगा। कैसा दिखेगा, नॉर्मल। ब्लैक कलर का फॉन्ट साइज होगा, 12 साइज होगा, ठीक है। जो भी फॉर्मेटिंग आपने बोल्ड, इटैलिक वाली अप्लाई की थी वो फॉर्मेटिंग के साथ में कंटेंट डिलीट हो जाएगा। आ गई बात समझ में अच्छे से, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। सो टू रिमूव डेटा विथ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स क्लिक ऑन क्लियर बटन फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप ऑफ होम टैब। नाउ सिलेक्ट क्लियर ऑल ऑप्शन टू रिमूव डेटा एंड इट्स फॉर्मेटिंग इफेक्ट। सो डेटा को रिमूव करने के लिए फॉर्मेटिंग इफेक्ट के साथ आप होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के क्लियर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो जिसमें आपको क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर ऑल सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। राइट क्लिक करके भी आपको क्लियर कंटेंट मिल जाता है जो अभी हमने प्रीवियसली देखा, तो वहां से भी आप कर सकते हो क्लियर कंटेंट या यहां से भी कर सकते हो। क्लियर, चलिए नाउ एंटरिंग फॉर्मूला। अभी तक हमने जान लिया कि कैसे आपको नंबर, डेट, टाइम डेटा, टेक्सचुअल डेटा एंटर करना है, किस तरीके से एग्जिस्टिंग डेटा को आपको बदलना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है। अब फॉर्मूलाज को कैसे एंटर करना है, क्योंकि जो मेन काम की बात होती है ना, जिसके लिए बेसिकली एक्सेल यूज किया जाता है,
तो एक्सेल में आप बेसिक अकाउंटिंग कर सकते हो, कैलकुलेशंस करवा सकते हो, है ना। सो वहाँ पे आपको फॉर्मूलाज एंटर करने होते हैं। फॉर्मूलाज कैसे एंटर करते हैं, फंक्शंस कैसे एंटर करते हैं, अब उसको समझ लेते हैं, ठीक है। सो एक्सेल हैज़ अ पावरफुल फीचर टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। एक्सेल में कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा पे पावरफुल फीचर है जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला में आप कैलकुलेशन करने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसका यूज कर सकते हो। सो यू कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ नंबर्स आइदर यूजिंग फॉर्मूलाज और फंक्शन, या तो फॉर्मूलाज का यूज करके या फंक्शंस का यूज करके आप इन सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को परफॉर्म करवा सकते हो। सो फॉर्मूलाज होते क्या है? बेसिकली फॉर्मूलाज होते हैं इक्वेशंस दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन वैल्यूज। जो सेल में डेटा वैल्यूज होती हैं उन पर यदि आपको कुछ कैलकुलेशन करवाना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसा, सो इसके लिए हम कुछ इक्वेशंस लिखते हैं, हम कुछ इक्वेशंस क्रिएट करते हैं जिन्हें बेसिकली हम फॉर्मूलाज कहते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज एक्सप्रेशन भी कहलाते हैं। इट इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड सेल एड्रेसेस, नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस। तो किसी एक फॉर्मूले में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, किसी एक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, जैसे आप मैथ्स में देखते हो, बिल्कुल वैसे ही मैथ्स में आप कुछ कैलकुलेशन करवाते हो। सपोज आप लिख रहे हो 6 + 3 × 9 / 5, ऐसा कुछ कैलकुलेशन आपने किया, तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगा दिया, फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दिया, तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है ना। बिल्कुल ऐसे ही हम फॉर्मूलाज को एंटर करते हैं जिसमें इन्हें बोलते हैं पैरेंथेसिस, है ना। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस होती हैं। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। और कुछ नंबर्स होता है, डेटा होता है, राइट। अब ये नंबर्स आपके सेल एड्रेसेस भी हो सकते हैं, सेल रेफरेंसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सेल रेफरेंसेस पे अप्लाई कर रहे हो तो सेल एड्रेसेस के अकॉर्डिंग वहां से सेल का डेटा एक्सेप्ट किया जाएगा। सो अ फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड सेल एड्रेसेस, नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस। मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन होता है और डिवीजन के लिए स्लैश का साइन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सिंबल आपको आसानी से कीबोर्ड पे मिल जाएंगे, राइट। चलिए, सो द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज डिस्प्लेड इन द सेल वेयर द फॉर्मूला इज एंटर। अब जो भी रिजल्ट कैलकुलेट होगा, जो भी रिजल्ट कैलकुलेट होगा, वो रिजल्ट आपको कहाँ शो होगा? वो रिजल्ट आपको फॉर्मूला बार में शो होगा। मतलब कुल मिला के जो फॉर्मूला आपने एंटर किया है वो फॉर्मूला बार में शो होगा, और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे फॉर्मूला बार पे, फॉर्मूला लिखने के टाइम पे, तो आपको रिजल्ट सेल एड्रेस में शो होगा। कैसे? एग्जांपल से समझो। देखो, सपोज ये आपकी शीट है, ठीक है। अब इस शीट में आपने क्या लिखा? इस शीट में आपने कुछ नंबर्स लिखे, ठीक है। क्या नंबर्स लिखे भाई? हमने यहाँ पर 10 लिखा है, 20 लिखा हुआ है, राइट। अब आपको क्या करवाना है? अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप चाहते हो कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो आप आंसर कहाँ चाहते हो? आप आंसर इस सेल में चाहते हो, तो आपने इस सेल को सिलेक्ट किया। सेल के एड्रेसेस दे दे ABC 1 2 3, राइट। तो अब आप A3 सेल में चाहते हो, किस सेल में? इस A3 सेल में। तो इस A3 सेल में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार होती है जहाँ पे आपको फॉर्मूला शो होता है, और जो सेल सिलेक्टेड है A3 वाली, वो सेल का नाम यहाँ शो होता है। फॉर्मूला बार में आप जो भी आप फॉर्मूला लगाओगे ना, वो यहाँ शो होगा आपको। इक्वल्स टू आपने लिखा A1 × A3 A2, A1 × A2, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ शो होगा A1 × A2। आई बात समझ में? जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, ये फॉर्मूला लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, सो एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर क्या शो होगा? आपको यहाँ पर शो होगा आउटपुट। क्या शो होगा आपको यहाँ पर? आउटपुट, मतलब रिजल्ट, दैट इज 200। और फॉर्मूला कहाँ शो होगा आपको? फॉर्मूला बार में। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया, सो इस पर्टिकुलर सेल में आपको आंसर शो होगा, रिजल्ट शो होगा, जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया था उसका, और फॉर्मूला बार में आपको दिखेगा फॉर्मूला। तो कुल मिला के यही समझाना चाह रही हूँ कि द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इज डिस्प्लेड इन द सेल। रिजल्ट आपको सेल में दिखेगा वेयर द फॉर्मूला इज एंटर्ड, जहां आपने फॉर्मूला एंटर किया था। और फॉर्मूला कहां दिखेगा? फॉर्मूला बार में दिखेगा, जब आप इस सेल को क्लिक करोगे कि इस सेल पे क्या फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। अब काम की बात यह है कि कोई भी फॉर्मूला जब आप लिखना शुरू करते हो, तो जिस साइन के साथ में फॉर्मूला आप लिखना शुरू करते हो वो साइन होता है इक्वल। सो फॉर्मूला मस्ट बिगिन विथ इक्वल सिंबल फॉलोड बाय सेल रेफरेंसेस एंड ऑपरेटर। तो यहां देखो A1 A2 सेल के रेफरेंसेस हैं,
ये सेल के रेफरेंसेस हैं और मल्टीप्लाई ऑपरेटर हमने यूज किया है। तो सेल रेफरेंसेस ऑपरेटर के बिफोर आपको क्या लगाना होता है, इक्वल साइन लगाना होता है। इक्वल के अलावा कोई दूसरा साइन नहीं चलता है भाई, इक्वल ही चलता है, याद रखना, ये एमसीक्यूज वगैरह में भी देखा है हमने। So you can use either uppercase or lowercase letters while entering the cell address in a formula. फॉर्मूला बार में जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हो, सेल एड्रेसेस स्पेसिफाई करते हो, तो वो सेल एड्रेस आइदर इन कैपिटल लेटर्स और इन स्मॉल लेटर्स कैसे भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। कोई केस सेंसिटिवनेस जैसी चीज नहीं होती है, यहाँ पर दोनों इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, चाहे आप कैपिटल A1 लिखो चाहे आप स्मॉल A1 लिखो। आई बात समझ में? सो फॉर्मूला एंटर करने के लिए क्या रूल्स है बेसिकली हमने वो देख लिया। अब एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, जैसे मैंने बताया ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, सेल एड्रेसेस होते हैं, साथ ही आप यहाँ पर सेल एड्रेसेस के रेंज भी देख रहे हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये पर्टिकुलर एक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू A2 प्लस B2 इंटू C4 माइनस, ठीक है, इतना समझना। सम फंक्शन का यूज किया हुआ है, फंक्शन में आपने यूज किया हुआ है E3 कॉलन E5। ओके, सो ये कंप्लीट फॉर्मूला है जिसमें आपको सारी चीज देखने को मिलेगी कि एवरी फॉर्मूला इज बिगिंस विथ, मस्ट बिगिंस विथ इक्वल सिंबल। फॉर्मूला किससे शुरू हो रहा है, इक्वल सिंबल से यूज हो रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है जो यहाँ यूज किए गए, ठीक है। उसी के साथ सेल एड्रेसेस A2, B2, C4, ये क्या है, ये सभी सेल एड्रेसेस हैं। क्या है, सेल एड्रेसेस है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पे सम फंक्शन। सो ये सम क्या है, एक फंक्शन है। सम क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन में सम का काम होगा एडिशन करवाना। किसे ऐड करना, E3 से लेकर E5, जो सेल रेंज आपने स्पेसिफाई की है E3 से लेकर E5, मतलब E3, E4, E5, इन तीनों सेल पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी नंबर्स होंगे, उनको ऐड कर देना है, उनको सम करवा देना है। तो सेल रेंज स्पेसिफाई किया है, ऑपरेटर्स स्पेसिफाई किया है, सेल एड्रेसेस स्पेसिफाई किए, साथ ही हमने फंक्शन यहाँ पर इक्वल सिंबल के साथ शुरू किया है। सो होप आपको ये एग्जाम्पल अब बहुत अच्छे से समझ में आया, जिसमें इक्वल सिंबल, मैथमेटिकल ऑपरेटर, फंक्शन, रेंज, सेल एड्रेसेस, सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो कोई भी फॉर्मूला में आप फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो। अब इस फंक्शन को भी आगे हम डिटेल में समझेंगे, है ना। सो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करना है। जैसे नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशंस आप यूज करते हो ना, नॉर्मल जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हम यूज कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो, बिल्कुल वैसे यहाँ भी फॉर्मूलेज आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी सेल पर जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करवानी है उस पर, ठीक है। अब यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, तो कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूजेस स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स टू परफॉर्म बेसिक mathematical calculations such as addition, subtraction, multiplication, division and exponentiation. एक्सपोनेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, पावर कैलकुलेट करवाना। 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 की पावर 3 दैट इज 8, ऐसे पावर भी आप कैलकुलेट करवा सकते हो। तो आप दो सेल में प्रेजेंट डेटा या दो से ज़्यादा मल्टीपल सेल्स में प्रेजेंट डेटा को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड या एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन के साथ में कैलकुलेट करवा सकते हो। एनी नंबर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड इन अ फॉर्मूला। फॉर्मूला में आप कितने भी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स का यहाँ यूज कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लस के साथ ही आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आप प्लस के साथ माइनस का यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड का भी यूज कर सकते हो, बट दे आर इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस। आप एक से ज्यादा मल्टीपल ऑपरेटर का किसी भी फॉर्मूला में यूज कर सकते हो, लेकिन ये जब एग्जीक्यूट होते हैं, इवेल्युएट होते हैं, कैलकुलेट होते हैं, तो एक प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप मैथ में बॉडमास रूल को फॉलो करते हो ना। बॉडमास रूल में क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ब्रैकेट के बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल वैसे ही यहाँ होता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 8 + 2, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है, और यहाँ पर मैंने लिखा है 3 या सपोज 9, ठीक है, 9 और डिवाइड बाय
3, ऐसा कुछ मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है एक्सेल में, किसी सेल में इक्वल साइन लगा के। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा? नॉर्मली जब आप इसको कैलकुलेशन करते हो तो सबसे पहले क्या सॉल्व होंगे? सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंस किसकी है? ब्रैकेट को सॉल्व करने की है। तो ब्रैकेट सॉल्व हुए मतलब कि 8 + 2 है ना, ब्रैकेट सॉल्व हुए मतलब इसमें 8 + 2 दैट इज 10 हुआ, और 9 डिवाइड बाय 3 दैट इज कितना होगा? यहाँ पे 3 से 9 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 3। अब थर्ड प्रेफरेंस किसकी होगी? थर्ड प्रेफरेंस यहाँ पर होगी इस मल्टीप्लाई की। सो 10 3 कितना आ जाने वाला है? 30। अब देखो ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ये जो भी प्रेसिडेंस सेट की हुई है जिसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन है ये आपको नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली एक्सेल में सारी चीजें हो जाएगी जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ हर एक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेट है। यहाँ पे जो भी ऑपरेटर, आप एक से ज्यादा ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो, जैसे प्लस इंटू डिवीजन, एक से ज्यादा ऑपरेटर इस फॉर्मूला में अप्लाई किए हुए हैं। तो यहाँ पे प्लस इंटू डिवीजन, ब्रैकेट्स, जो ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, इन सभी की प्रेसिडेंस सेट है कि पहले क्या होगा, फिर दूसरी बार कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, फिर कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। जैसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हुए, फिर ब्रैकेट के बाद में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, ऐसे ही प्रेसिडेंस यहाँ पे सेट होती है। ओके, सो जैसे मैथ्स में फॉलो किया जाता है, आप फॉर्मूलाज इक्वेशन से अप्लाई करते हो, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी यूज किया जाता है। सो एनी नंबर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड इन फॉर्मूला बट दे आर इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस। अब क्या प्रेसिडेंस है, कौन कौन से ऑपरेटर्स है, वो यहाँ पर इस टेबुलर फॉर्मेट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस फॉलोइंग टेबल शोज द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड द प्रेसिडेंस व्हेन यूज्ड इन फॉर्मूला। सो यहाँ पे देखो ऑपरेटर्स कौन कौन से हो गए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, पावर। कैसे दिखते हैं? एडिशन नॉर्मल प्लस ऑपरेटर की तरह दिखता है, सब्ट्रैक्शन माइनस ऑपरेटर की तरह सिंपल, मल्टीप्लिकेशन मैथ में आप ऐसे यूज करते हो, बट कंप्यूटर से इस एस्ट्रिक साइन को, ये जो स्टार वाला साइन होता है ना, इसे एज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह यूज किया जाता है। डिवीजन ऑपरेटर की बात करें तो मैथ में डिवीजन ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे इस स्लैश को यूज किया जाता है। किसको? स्लैश को यूज किया जाता है। एक्सपोनेंशिएशन, तो एक्सपोनेंशिएशन जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x की पावर 2, इस तरीके से मैथ में आप देखते हो यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन इस तरीके का साइन होता है। सो कीबोर्ड में आपको आसानी से ये सिंबल्स मिल जाते हैं, ठीक है, जिनका मतलब एस्ट्रिक का मतलब मल्टीप्लाई, स्लैश का मतलब डिवीजन, और ये जो साइन है आपका, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप, ये आपका एक्सपोनेंशिएशन साइन होता है जो इंडिकेट करता है पावर को। ओके, अब इनकी क्या प्रेफरेंस होती है, क्या प्रेसिडेंस होती है, कैसे इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है, कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले कैलकुलेट करेगा वैल्यू को। सो प्रेसिडेंस आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस की होती है, किसकी? ब्रैकेट की। पैरेंथेसिस इसे कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस, ब्रैकेट की पहली प्रेफरेंस होती है। उसके बाद प्रेफरेंस होती है एक्सपोनेंशिएशन की। किसकी? एक्सपोनेंशिएशन की, मतलब पावर कैलकुलेट करवा सकते हो उसके बाद आप। नेक्स्ट प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस होती है किसकी? डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की नेक्स्ट प्रेफरेंस होती है। और लास्ट प्रेफरेंस किसकी होती है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। सो इसी तरीके से ये प्रेफरेंस सेट होती है। फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व होंगे, यदि कुछ एक्सपोनेंशिएशन पावर वगैरह दी हुई तो फिर पावर सॉल्व होगी, फिर उसके बाद यदि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल है फॉर्मूला में तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होगा, और यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला में अवेलेबल है देन एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंस। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। बॉडमास रूल सभी ने मैथ्स में देखा है ना, वैसा ही कुछ यहाँ भी फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, 4 + 8 × 2 ब्रैकेट देन एक्सपोनेंशिएशन 2। ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को जो अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, सेल में ये फॉर्मूला लिखा है 4 + 8 × 2 ब्रैकेट देन एक्सपोनेंशिएशन 2। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रेफरेंस किसकी है? ब्रैकेट की है, तो सबसे पहले तो ये ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। पहली प्रेफरेंस पे ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब ब्रैकेट में भी देखो दो ऑपरेटर हैं, प्लस से इंटू है, तो प्लस की और इंटू की पहली प्रेफरेंस किसकी है? इंटू की है ना, हायर प्रेफरेंस इंटू की है। तो पहले इनपुट इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, देन उसके बाद ब्रैकेट में प्लस होगा। आई बात समझ में? सो कैसे सॉल्यूशन होगा यहाँ पर? कुल मिला के सॉल्यूशन यदि देखा जाए तो पहले 8 × 2 = 16 + 4, 8 × 2 = 16 + 4, इट मीन्स कि 16 + 4 कितने हो गए? 20,
एक्सपोनेंशिएशन 2। अब क्या एग्जीक्यूट होगा बेसिकली, अब इसके बाद फोर्थ जो आपकी प्रायोरिटी होगी, फोर्थ जो प्रेफरेंस आएगी वो आएगी एक्सपोनेंशिएशन की, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। सबसे पहली प्रेफरेंस ब्रैकेट की, ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो अब नेक्स्ट प्रेफरेंस पे आप क्या करोगे, एक्सपोनेंशिएशन कैलकुलेट करोगे। इट मींस कि 20 की पावर 2 दैट इज 400 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जब आप एक सेल में, एक पर्टिकुलर एक्सेल की सेल में ये फॉर्मूला लिखोगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा 400। क्या मिलेगा, इट विल शो द रिजल्ट 400। आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना, ये कैलकुलेशन हुआ कैसे वो समझना है, ठीक है। कौन सा पहले ऑपरेटर एग्जीक्यूट हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा, ये प्रेसिडेंस आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो फॉर्मूला आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें नंबर, कुछ आप नंबर के साथ सेल एड्रेसेस, सेल रेंज, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हो। क्लियर। अब दो टाइप से आप फॉर्मूलाज अप्लाई करते हो एक्सेल में, किसी सेल में दो टाइप के फॉर्मूलाज को आप यूज करते हो। सो पहले हम बात कर लें यूजिंग बेसिक फॉर्मूलाज, देन सेकंड होता है यूजिंग कंपाउंड फॉर्मूलाज। इनमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस हमने देखा असेसमेंट में पूछा गया है आपसे, है ना। बेसिक फॉर्मूलाज और कंपाउंड फॉर्मूलाज, दो टाइप से आप फॉर्मूलाज अप्लाई करते हो, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। डिफरेंस को पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिक फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑपरेटर इन फॉर्मूला। जब आप फॉर्मूले में ओनली एक ऑपरेटर का यूज कर रहे हो, ओनली एक ऑपरेटर का, तो उस टाइप के फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, बेसिक फॉर्मूला कहते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स अवेलेबल इन अ रेंज ऑफ सेल B5 to B10 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन B12। एग्जाम्पल से समझो, एक ऑपरेटर को यूज करना मतलब क्या, हम चाह रहे हैं यहाँ पर कि B5 से B10 सेल्स में जो डेटा है वो ऐड हो जाए, उसका सम कैलकुलेट हो जाए और आंसर आपको कहाँ शो हो, B12 में। मतलब आपको फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, B12 में अप्लाई करना है। सो इसके लिए क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे, फॉलो दिस स्टेप्स। फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन B12 सेल, क्योंकि फॉर्मूला आपको B12 पे अप्लाई करना है। सो B12 सेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है जहां आपको रिजल्ट शो चाहिए, जहां आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। फिर आपको कोई भी फॉर्मूला किससे स्टार्ट करते हैं, इक्वल साइन से। सो सबसे पहले इक्वल साइन को टाइप कर लेना है। अब ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर सेल है, एक्सेल शीट है जहां पे ABCD कॉलम से और कुछ इस तरीके से एंटर किया हुआ है डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये कुछ मंथ है। हर मंथ की सेल्स लिखी हुई है, उसके इंटेंसिव लिखे हुए हैं और क्या एक्सपेंसेस है वो हैं। तो सेल्स, एक्सपेंसेस, इंसेंटिव्स लिखे हुए हैं, जिसमें B5 से लेकर, ये B5 सेल है, B10 तक, B5 से B10 सेल तक 1000, 2000, 15,000, 3000, 19,000, 1900 और 2000, है ना। इन डेटा को आपको क्या करवाना है, प्लस करवाना है। और कौन सी सेल में आंसर चाहिए आपको, B12, ये वाली B12 सेल है। तो इस B12 सेल में सबसे पहले आपने इक्वल का साइन प्रेस किया। इक्वल साइन लगाने के साथ अब क्या करोगे आप, यहाँ पे B5 प्लस B5 सेल को प्लस B6 सेल प्लस B7 सेल प्लस B8 प्लस B9 प्लस B10, आपने क्या करा, B5 से लेकर B10 तक के सेल एड्रेसेस को प्लस ऑपरेटर का यूज करके लिख दिया। मतलब आप इन सभी सेल के डेटा को प्लस करवाना चाह रहे हो, B5 प्लस B6 प्लस B7। तो आप किस ऑपरेटर का यूज कर रहे हो यहाँ पे, प्लस ऑपरेटर का। देखो किस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम, प्लस ऑपरेटर का। तो एक ही ऑपरेटर यूज हो रहा है ना। सो इस टाइप के फॉर्मूले को क्या कहते हैं हम, बेसिक फॉर्मूला कहते हैं, जिसमें आप क्या अप्लाई करते हो, जिसमें आप एक ही ऑपरेटर का यूज करते हो। सो देखो इस सेल में जैसे ही आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और इसके बाद एंटर प्रेस किया, क्या प्रेस किया, इसके बाद एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते से ही आप सेल में रिजल्ट देखोगे। क्या रिजल्ट दिख रहा है, 24,900। ये पूरा डेटा ऐड हो चुका है और आंसर आपको 24,900 दिख रहा है। और ये सेल सेलेक्टेड भी है जहां आपको आंसर शो हो रहा है। तो जो फॉर्मूला लिखा था वो कहां शो होगा, फिर जो फॉर्मूला लिखा था वो आपको ऊपर फॉर्मूला बार में शो होके दिख रहा है, ठीक है। द फॉर्मूला बार डिस्प्लेस द फॉर्मूला बीइंग अप्लाइड। जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया वो फॉर्मूला बार में दिख रहा है और जो रिजल्ट आया फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वो रिजल्ट आपको यहाँ शो हो रहा है उस सेल में जिसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था। ओके, सो अच्छे से समझ में आ गया क्या समझाया मैंने, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इस B12 सेल को सिलेक्ट करना है और इक्वल साइन लगाना है। नाउ क्लिक ऑन द सेल B5, इट्स सेल एड्रेस विल अपीयर इन द सेल B12। देखो पॉइंटिंग मेथड से भी आप सेल एड्रेस लिखते हो। सेल एड्रेस यदि आपको लिखना नहीं है, टाइप नहीं करना है, तो आप सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हो, जिसे हम पॉइंटिंग मेथड कहते हैं, राइट। नाउ टाइप द प्लस सिंबल एंड क्लिक ऑन सेल B6। सिमिलरली आपको
10 तक B10 तक सिलेक्शन करना है तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला दिखेगा B12 सेल में, B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8 प्लस B9 प्लस B10. Now press the enter key. Cell B12 will display the total of all the values, ठीक है, फ्रॉम B5 टू B10. तो जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो जो टोटल आ रहा था आपका वो टोटल आपको शो होगा B12 सेल में और आंसर जो है वो आपको B12 सेल में दिखेगा. फॉर्मूला जो आपने अप्लाई किया वो आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा. ठीक, तो बेसिक फॉर्मूला हमें समझ में आया जिसमें आप एक ही ऑपरेटर का यूज करते हो, चाहे वो ऑपरेटर आपका फिर प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, एक्सपोनेंशिएशन हो, बट एक ही ऑपरेटर अप्लाई होता है फॉर्मूला में, तो वो बेसिक फॉर्मूला होता है. कंपाउंड फॉर्मूला क्या हुआ? यूजिंग कंपाउंड फॉर्मूलाज, इसकी मदद से आप एक से ज्यादा ऑपरेटर को यूज कर सकते हो एक फॉर्मूले में. एक ही फॉर्मूले में आप मोर देन वन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो. दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला इज नोन एज कंपाउंड फॉर्मूलाज. सो कंपाउंड फॉर्मूलाज आर यूज्ड व्हेन यू नीड मोर देन वन ऑपरेटर. जब आपको एक से ज्यादा ऑपरेटर की जरूरत होती है तो वहां आप कंपाउंड फॉर्मूलेज का यूज करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100. ऑब्वियस आप सभी को अच्छे से पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, है ना, और डिवाइड बाय 100. तो यहाँ आप एक से ज्यादा ऑपरेटर का यूज कर रहे हो. आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी यूज कर रहे हो और साथ ही आप यहाँ पर डिवाइड का भी यूज कर रहे हो. तो मल्टीप्लाई डिवाइड एक से ज्यादा ऑपरेटर आप अप्लाई करते हो जिस फॉर्मूले में, वो फॉर्मूला आपका कंपाउंड फॉर्मूला कहलाता है. ठीक, तो इसको कैसे अप्लाई करोगे, कैसे इस पे कैलकुलेशन करोगे, एग्जांपल देख लो पहले क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है. आपने B2 सेल पे प्रिंसिपल एंटर किया है, B3 सेल पे रेट एंटर किया है, B4 सेल पे टाइम एंटर किया है. ठीक है, रेट प्रिंसिपल टाइम आपने B3 4 5 पे एंटर किया हुआ है, 2 3 4 पे. ठीक है, अब इंटरेस्ट कहाँ कैलकुलेट करवाना है? आपको इस B6 सेल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना है. तो आंसर आपको B6 में चाहिए P इंटू R इंटू T अपॉन 100 का. तो आप इस B6 सेल पे पहले इक्वल प्रेस करोगे. सो इन दिस सेल, इन दिस B6 सेल, ठीक है, क्लिक ऑन दिस B6 सेल एंड टाइप इक्वल. आपने इक्वल टाइप किया, फिर कौन सी सेल है आपकी प्रिंसिपल वाली? ये वाली सेल है. इसको सिलेक्ट कर लो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको B2 दिखेगा. मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, फिर सिलेक्ट करो B3 सेल, तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपको B3 दिख जाएगा. लिखने की, टाइप करने की जरूरत नहीं है. मल्टीप्लाई टाइप किया, फिर आपने सिलेक्ट कर लिया B4 सेल को. B4 सेल को माउस से सिलेक्ट कर रहे हैं तो B4 यहाँ लिखा हुआ आ गया. ब्रैकेट लगा दो, डिवाइड का साइन लगाओ. किससे डिवाइड करवाना है इस मल्टीप्लिकेशन को? 100 से. डिवाइड का साइन लगा के 100 लिख दिया. जैसे ही एंटर प्रेस किया, इसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आपको ये फॉर्मूला बार में दिखने लग जाएगा और उस पर्टिकुलर सेल पर B6 सेल पर आपको 675 कैलकुलेट होता हुआ दिखेगा. मतलब B4 सेल की, B2 सेल की वैल्यू 4500 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 ही कैलकुलेशन हो जाएगा और आंसर 675 आपको सेल में दिखने लगेगा और ये फॉर्मूला आपको शो होगा बेसिकली फॉर्मूला बार पर. आ गई बात समझ में अच्छे से? किस तरीके से आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना है. आप पॉइंटिंग मेथड से इन सेल को सिलेक्ट कर सकते हो तो सेल एड्रेस फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली आपको दिखने लग जाता है, या आप सेल का एड्रेस लिख भी सकते हो. सो क्या देखा हमने अभी? सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम कंपाउंड फॉर्मूले का यूज करेंगे. सो इक्वल का साइन प्रेस कर लेना है, क्लिक ऑन सेल B2 सेल को क्लिक करना है, सेल एड्रेस अपने आप अपीयर हो जाएगा. फिर आपको मल्टीप्लाई टाइप करना है, मल्टीप्लाई सिंबल को कीबोर्ड से प्रेस करना है, क्लिक करना है B3 सेल पर. फिर आपको टाइप करना है क्या? मल्टीप्लाई सिंबल, क्लिक करना है B4 सेल पर, तो B2 इंटू B3 इंटू B4 दिख जाएगा. फिर टाइप करना है आपको सिंबल स्लैश डिवाइड वाला और लिखना है 100. ठीक है, नाउ प्रेस द एंटर की. जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो सेल B6 डिस्प्लेज द कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट. 675 सेल B6 में आपको दिखने लगेगा. दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट. और जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, जो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, ये फॉर्मूला आपको कहाँ दिखेगा? ये फॉर्मूला आपको दिखेगा कहाँ पर? ये फॉर्मूला आपको दिखेगा फॉर्मूला बार पर. सो नोट दैट द रिजल्ट अपीयर्स इन द सेल बट द एक्चुअल फॉर्मूला अपीयर्स इन द फॉर्मूला बार. ओके, स्टेप्स क्यों बता रही हूँ मैं यहाँ डिटेल में? क्योंकि स्टेप्स लिखने को आती है. फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहे हो, किस सेल में क्या टाइप कर रहे हो, क्या सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सा फंक्शन, कौन सा ऑपरेटर आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो सब आपको इस तरीके से आंसर में लिख कर आना है जब ये लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. नाउ यहाँ तो हमने बात कर ली इंडिविजुअली सिलेक्शन की, कि सेल एड्रेस आप सिलेक्ट करो. जब बात आती है रेंज सिलेक्ट करने की, कि आप फॉर्मूला रेंज पर भी अप्लाई कर सकते हो. रेंज समझते हो ना?
जब आप कॉन्टिन्यूस वे में एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करते हो, कॉन्टिन्यूसली एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करते हो, मतलब कि आप एक रेंज को सिलेक्ट कर रहे हो, आप एक रेंज को सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लो, अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये पर्टिकुलर B5 वाली सेल है ना। अब आपने B5 से सिलेक्शन शुरू किया, माउस क्लिक से आपने सिलेक्शन शुरू किया, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा है और आप ड्रैग कर रहे हो सिलेक्शन कहाँ तक, B10 तक। तो आपकी ये पूरी कंप्लीट जो सेल से B5 से B10 तक सिलेक्ट हो गई। अब आपने यहाँ पर एक रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो फॉर्मूला बार में आपको क्या दिखेगा भाई, इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट करते हो तो नेम बॉक्स में आपको क्या दिखता है, इंडिविजुअल सेल का एड्रेस दिखता है, लाइक B12। लेकिन जब आप रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते हो तो रेंज कैसे दिखती है कि आपने इतनी सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। तो रेंज दिखने के लिए यहां पर जहां से आपने सिलेक्शन शुरू किया है, स्टार्टिंग सेल दिखती है आपको, स्टार्टिंग सेल का एड्रेस, दैट इज B5 से आपने सिलेक्शन शुरू किया, B6 सिलेक्ट किया, B7 सिलेक्ट किया, B8 सिलेक्ट किया, B9 सिलेक्ट किया, और एंडिंग सेल जहां पे आपका सिलेक्शन खत्म हुआ है B10, कॉलन लगा के आपको लास्ट सेल इंडिकेट होती है। सो दिस इज कॉल्ड द सेल रेंज, कि स्टार्टिंग सेल एड्रेस जहां से आपने सिलेक्शन शुरू किया और एंडिंग सेल एड्रेस आप स्पेसिफाई करते हो जहां पे आपने सिलेक्शन एंड किया है। कॉलन से आप ये बता रहे हो कि आपने इस रेंज से इस रेंज के बीच में सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। तो सेल रेंज समझ में आया कैसे स्पेसिफाई करते हैं। अब सेल रेंज को आप रो वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, कॉलम वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, रो कॉलम दोनों के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। प्रीवियस चैप्टर में हमने डिटेल में टाइप ऑफ सेल रेंज समझा है ना, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो सेल रेंज क्या हुआ ये तो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि स्टार्टिंग सेल एड्रेस, एंडिंग सेल एड्रेस, बीच में कॉलन लगाना है और फिर इसके बीच में कितनी भी सेल्स हो सकती है लेकिन वो सेल्स कॉन्टिन्यूसली सिलेक्ट होती हैं। सो इस पर भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इन सेल रेंज पर भी अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सो यू कैन असाइन मल्टीपल सेल्स टू अ फॉर्मूला बाय क्रिएटिंग अ रेंज। रेंज क्रिएट करके भी आप मल्टीपल सेल्स पर फॉर्मूला असाइन कर सकते हो, जिसकी मदद से आपका टाइम सेव होता है ना, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। भाई आपको 10 सेल्स को ऐड करवाना है, 10 सेल के नंबर को ऐड करवाना है, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे क्या फॉर्मूला, B5, B6, B7, B8, B10, B9, लाइक दिस लिखते चले जाओ। कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक भी हो सकती है, एक एक सेल को सिलेक्ट करना या एक एक सेल के एड्रेसेस को लिखना। सो क्यों ना हम यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई कर दें, लाइक B5 से B10 तक आपको एडिशन करवाना है, बट यहाँ रेंज में आप प्लस तो लिख ही नहीं रहे हो। तो रेंज कब स्पेसिफाई करते हो फॉर्मूला में, जब आप फंक्शन का यूज करते हो। तो रेंज जब भी आप स्पेसिफाई करते हो तो उसके पहले आपको फंक्शन यूज करना होता है। आई बात समझ में। सो आगे अभी हम फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। सो जब भी आप फॉर्मूला कैलकुलेट करवाते हो रेंज का यूज करके, सेल रेंज का यूज करके, तो हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, है ना, ऑपरेटर को यहाँ स्पेसिफाई नहीं करते हैं। सो रेंज सेव अ लॉट ऑफ टाइम। For example, if you want to calculate the sum of multiple columns or rows, multiple columns और rows की values का यदि आपको total calculate करवाना है, so it is better to define range, कि हाँ ये better होगा कि हम यहाँ पे range define करें। So type the data as shown here, click on the B12 and type the formula is equals to sum B5 colon B10, वही लिखा हुआ है, is equals to से ही आपको शुरुआत करनी है। sum फंक्शन है जो कि टोटल कैलकुलेट करेगा, कहाँ से कहाँ तक, B5 से B10 तक। तो B5 से B10 में ये डेटा लिखा हुआ है जो अभी हमने देखा था, ठीक है, जिसका टोटल अभी हमने कैलकुलेट किया था B2, B3, B4, B5, B6 करके, बिल्कुल वैसे ही 1000, 2000, 15,000, 3000, 2000, 1900। तो ये सभी का डेटा कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल कैलकुलेट हो जाएगा B12 सेल में। जब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट में लिखोगे B5 कॉलन B10। आ रही है अच्छे से बात समझ में, समझा रही हूँ मैं यहाँ पर कि सम फंक्शन की मदद से आपने एक रेंज स्पेसिफाई कर दी है। अब इस रेंज के अकॉर्डिंग जो भी डेटा होगा उसका टोटल कैलकुलेट हो जाएगा, और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो 24,900 टोटल दिखेगा, और ये जो फॉर्मूला है वो आपको कहाँ दिखेगा, फॉर्मूला बार में दिखेगा। आई बात समझ में। So press the enter key, the result will be displayed in B12 cell and the calculation of sum in C12 cell. Similarly आप C12 का भी कैलकुलेशन करवा सकते हो। So C5 से लेकर क्या लिखोगे इसके लिए, सम फंक्शन में आप लिखोगे रेंज C5 कॉलन C10। तो अब इन सारे का टोटल हो जाएगा और फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिखेगा। ओके, सो सम फंक्शन की मदद से आप एडिशन करवा सकते हो।
नाउ यूजिंग सिंपल फंक्शंस, तो अभी हमने सम फंक्शन देखा, ऐसे बेसिक फंक्शंस का यूज आप कर सकते हो रेंज ऑफ सेल्स को स्पेसिफाई करने के लिए, है ना। अलग अलग पर्पस के लिए यहाँ पर एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज के अलावा फंक्शंस भी बने होते हैं। आप फंक्शंस को भी यूज कर सकते हो, उसको भी एंटर कर सकते हो सेल्स में। कैसे एंटर करना है, कौन कौन से बेसिक फंक्शंस होते हैं वो देख लेते हैं। सो फंक्शंस आर प्री डिजाइन्ड फॉर्मूलाज टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिजाइंड फॉर्मूलाज होते हैं। प्री डिजाइंड मतलब पहले से बने बनाए एक्सेल में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनको आप एज इट इज यूज करो, जिनका जो काम होगा वो काम परफॉर्म कर देंगे। जैसे सम फंक्शन का काम था एडिशन करना, तो आपने एज इट इज सम फंक्शन का यूज कर लिया, सेल रेंज बता दिया किनका एडिशन करना है, सम फंक्शन ने टोटल परफॉर्म कर दिया। सो फंक्शन आर प्री डिजाइंड फॉर्मूलाज टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। सिंपल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी फंक्शंस कैलकुलेट करते हैं। सो फंक्शंस एलिमिनेट द चांस टू राइट रॉन्ग फॉर्मूलाज। फंक्शंस की मदद से आप यदि कभी रॉन्ग फॉर्मूला भी लिख सकते हो तो वो चीज़ भी एलिमिनेट होती है, वो प्रॉब्लम भी आपकी ओवरकम हो जाती है। दे एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, बट फंक्शंस क्या एक्सेप्ट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं और बदले में आंसर वैल्यू रिटर्न करते हैं। जो भी कैलकुलेशन होगा उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो फंक्शन दो चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। पहला तो फंक्शन का नाम वगैरह प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको लिखना है, फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट आप दोगे वो एज ए इनपुट एक्सेप्ट करेंगे और बदले में आपको जो कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा वो वैल्यू रिटर्न करेंगे। सो इट एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, ठीक है। सो सिंस अ फंक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, इट मस्ट ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मूला। फंक्शन अलग से डिफाइन नहीं किए जाते, ये भी फॉर्मूला का ही एक पार्ट है। फॉर्मूले में आप फंक्शन को यूज कर सकते हो, लेकिन फंक्शन में आप कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। ये भी ध्यान रखना कि फंक्शन कोई एक अलग से कोई चीज़ नहीं है जिसको आप स्पेसिफाई कर रहे हो। आप फॉर्मूलेज में फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था ना, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था इस तरीके से, ठीक है, कि यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है, यहाँ आपने फिर सम फंक्शन का भी यूज़ कर लिया, ठीक है, और सम फंक्शन में फिर आपने रेंज स्पेसिफाई कर दी, A5 से A10 तक सम करवा रहे हो। तो फॉर्मूला में आप फंक्शन का यूज़ आसानी से कर सकते हो, राइट। फंक्शंस आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। अब फंक्शन दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है फंक्शन का स्ट्रक्चर और दूसरा होता है फंक्शंस जो आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, जिन आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि फंक्शंस आर मेड अप विद टू पार्ट्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स। क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो जान लेते हैं। सो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, द स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन डिफाइंस द जनरल सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शन के स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि किस फॉर्मेट में, किस बेसिस पे आप फंक्शन को यूज कर रहे हो, उसका जनरल सिंटैक्स बेसिकली फंक्शन का स्ट्रक्चर कहलाता है ना। जैसे आप कोई नाम लिखते हो, आपने लिखा मैग्नेट, तो कैसे लिखा, जब आपको MAGNET कैरेक्टर के बारे में पता था कि इन कैरेक्टर को आप ज्वाइन करोगे तो एक वर्ड बन जाएगा। सो जब आपको किसी चीज़ का बेसिक पता होता है कि हाँ भाई इसको इस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है, तो बेसिकली उसे हम उसका जनरल सिंटेक्स, उसका स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। समझ में आया, जैसे वोवेल्स के साथ में आप कॉन्सोनेंट को ऐड करते जाते हो तो वर्ड बनते जाते हैं, है ना, बिल्कुल वैसे ही। सो द स्ट्रक्चर बिगिंस विद द इक्वल साइन। स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी फंक्शन का, जिसमें आप फंक्शन का नाम लिखते हो, है ना, वो बेसिकली कहाँ से शुरू होता है, जैसे फॉर्मूला इक्वल से शुरू होता है, वैसे फंक्शन भी जब आप डिफाइन करना शुरू करते हो तो वो इक्वल साइन से ही शुरू होता है एंड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। इक्वल साइन के बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है एंड द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। उसके बाद आपको कॉमा लगा के सारे लिस्ट जो भी है फंक्शन में जितने आर्ग्यूमेंट आपको पास करने वो लिखने होंगे, और ये आर्ग्यूमेंट फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं, ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। Okay, so what is the general syntax? The general syntax and the general format of define any function is this. Equal sign लगाना है, ठीक है, equal sign लगाना है, equal sign लगाने के बाद फंक्शन का नाम लिखना है, फंक्शन नाम लिखने के बाद में आपको पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करनी है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देने हैं, आर्ग्यूमेंट को आपको कॉमा से सेपरेट करके लिखना है और मल्टीपल n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप किसी फंक्शन में पास कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट 1 2 3। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। जैसे अभी हमने सम फंक्शन का यूज किया था, इज इक्वल्स टू लिखा था, सम फंक्शन का नाम लिखा था, दिस इज फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस लगाया था, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के फॉर्मेट में हमने सेल के एड्रेसेस को, सेल रेंज को स्पेसिफाई किया था, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो एग्जाम्पल भी आपके सामने है, स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया है। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट हम पैरेंथेसिस में पास कर रहे हैं, जैसे अभी हमने सम फंक्शन में सेल रेंज को पास किया,
तो वो आर्ग्यूमेंट ही कहलाते हैं। तो आर्ग्यूमेंट वो इनपुट वैल्यूज होती हैं जिन पर फंक्शन कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। सम फंक्शन सम किन वैल्यूज पे करेगा? सो जो वैल्यूज आपने उस पैरेंथेसिस में पास की हुई है और आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्मेट में पास की हुई है उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। सो आर्ग्यूमेंट्स आर इनपुट वैल्यूज टू फंक्शन, वो इनपुट वैल्यूज जो आप फंक्शंस को प्रोवाइड करते हो कैलकुलेशन के लिए, वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स कैन बी नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यूज लाइक ट्रू फॉल्स, रेंज ऑफ सेल रेफरेंसेस, फॉर्मूलाज दैट आर इनक्लोज्ड विद पैरेंथेसिस। ध्यान से समझ लो आर्ग्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट में सेल रेंजेस आ सकती हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, लॉजिकल वैल्यूज जैसे ट्रू फॉल्स करके कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, रेंज ऑफ सेल वैल्यूज, सेल रेंजेस जैसे B5 से B10 ऐसे रेंज हो सकती है, कोई फॉर्मूला भी हो सकता है दैट आर इनक्लोज्ड विथ पैरेंथेसिस। लेकिन आर्ग्यूमेंट हमेशा किस में लिखे जाते हैं? पैरेंथेसिस में ही लिखे जाते हैं। मतलब यदि कुछ फंक्शन में आप वैल्यू परफॉर्म कर रहे हो तो आर्ग्यूमेंट में आप कुछ नंबर पास कर सकते हो, आप कुछ लॉजिकल वैल्यूज पास कर सकते हो, ट्रू फॉल्स लॉजिकल वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ सेल रेंज हो सकती है इस तरीके से B5 B6, या फिर आप इस तरीके से कॉलन लगा के सेल रेंजेस को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। राइट, अच्छे से समझ में आ गया। और यही सारी वैल्यूज पर फंक्शन कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं जो ये कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम सारे फंक्शंस को डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। ओके, सो फर्स्ट रूल्स देख लेते हैं। क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं किसी भी फंक्शन को एंटर करने के पहले? सो अ फंक्शन मस्ट बिगिन विथ इक्वल साइन। जैसे कोई भी फॉर्मूला इक्वल साइन से शुरू होता है, बिल्कुल वैसे ही फंक्शन भी इक्वल साइन के साथ ही शुरू होता है। ध्यान रखना, इक्वल के अलावा और कोई साइन नहीं होता है। ये एमसीक्यू में, असेसमेंट में भी हमने देखा था कि एवरी फंक्शन और फॉर्मूला मस्ट बिगिन विथ इक्वल साइन। बिना इक्वल साइन के यदि आप फंक्शन फॉर्मूला लिखते हो तो एरर आती है, आंसर नहीं आता है सही तरीके से। अ फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड एक्सेल फंक्शन। जो भी फंक्शन का नाम आप लिखते हो इक्वल साइन के बाद, वो वैलिड एक्सेल फंक्शन होना चाहिए। मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमने सम फंक्शन का यूज कर लिया और यहाँ लिख दिया B5 कॉलन B10, राइट। सो सम फंक्शन आपको पता है कि एडिशन करने के लिए यूज होता है, वैल्यूज का टोटल करता है, तो आप यहाँ पे सम फंक्शन का ही यूज करना, ना कि आप ऐड फंक्शन का यूज करो, कोई टोटल फंक्शन का यूज करो, क्योंकि एक्सेल में ये डिफाइंड नहीं है ऐड और टोटल फंक्शन, लेकिन सम फंक्शन ही एडिशन के लिए डिफाइंड है। तो एक्सेल में फंक्शन होते क्या है? प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि कोई टास्क परफॉर्म करते हैं और उनके नाम पहले से पता होते हैं, पहले से डिजाइन होते हैं, उनका काम भी पहले से ही डिफाइन किया होता है। तो यहाँ पर आपको सम का ही यूज करना पड़ेगा, ना कि आप ऐड और टोटल इस तरीके से किसी फंक्शन का यूज कर सकते हो, राइट। तो जो एक्सेल में पहले से डिफाइंड फंक्शन है वही नाम आपको यूज करना होगा। सो अ फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड एक्सेल फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल सम, एवरेज, एक्सेट्रा। सारे फंक्शंस आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट वगैरह, राइट। चलिए, सो ये फंक्शन स्टार्ट होगा इक्वल साइन के साथ। वैलिड फंक्शन का नाम आपको लिखना पड़ेगा। अ फंक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जो भी फंक्शन आप अप्लाई करोगे उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे वो आर्ग्यूमेंट किस में होंगे? कोई भी फंक्शन की पहचान क्या होती है कि आप फंक्शन लिख रहे हो भाई, कि वो फंक्शन किससे इंडिकेट किया जाता है, किससे फॉलो किया जाता है? पैरेंथेसिस के थ्रू। तो जब भी फंक्शन आप लिखते हैं उसके आगे ये पता करने के लिए ये एक फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगाई जाती है। चाहे हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लें, उसमें भी फंक्शंस होते हैं, उसमें भी हम फंक्शंस का यूज करते हैं। तो हर एक फंक्शन कैसे पता करते हो आप? फंक्शन के नाम के आगे क्या लगा रहता है? पैरेंथेसिस, क्योंकि फंक्शन आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है और आर्ग्यूमेंट हमेशा इस पैरेंथेसिस में ही लिखे जाते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दो पैरेंथेसिस का यूज करते हो आप यहाँ पर, ठीक है। सो अ फंक्शन मस्ट बी followed by an opening and closing parentheses. Now parenthesis contains argument. अब ये parenthesis क्या contain करती है? Argument contain करती है। For example, is equals to sum A1 colon A5। मतलब आप A1 से A5 पर्टिकुलर रो में जो भी वैल्यूज हैं उनका टोटल करवाना चाहते हो। ये ए वाला कॉलम है, 1 2 3 4 रो है, इनकी सभी वैल्यूज का आप टोटल करवाना चाहते हो। तो ये वैल्यूज जो हैं 10 20 30 40 50, ये आपने कैसे पास किया फंक्शन में? इनके सेल रेफरेंसेस के रेंज के फॉर्मेट में। ओके, इफ देयर इज मोर देन वन आर्ग्यूमेंट, यदि एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है तो इन आर्ग्यूमेंट को आप कैसे स्पेसिफाई करते हो?
बहुत ध्यान से समझ लेना, एक से ज्यादा यदि आर्ग्यूमेंट आप फंक्शन में पास करते हो तो उन आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई किया जाता है, सेपरेट किया जाता है जिस सिंबल से, वो होता है कॉमा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट 1 कॉमा आर्ग्यूमेंट 2 कॉमा आर्ग्यूमेंट 3, कॉमा के अलावा और कोई सिंबल आप यहां यूज नहीं करते हो, ना ही सेमीकोलन से आप सेपरेट करते हो। ध्यान रखना, किसका यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक से ज्यादा सेल रेंजेस के बीच में एडिशन कैलकुलेट करवाना चाहते हो, तो आपने A1 से A5 सेल रेंज स्पेसिफाई किया जिसका सम होना चाहिए, कॉमा लगाया आपने, फिर दूसरे सेल रेंज को स्पेसिफाई किया। आई बात समझ में, एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर हो रही है कि एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट यदि आप स्पेसिफाई करते हो तो कॉमा से उसे सेपरेट करते हैं। तो क्या रूल्स देखिए, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द रूल्स टू एंटर द फंक्शन इन अ सेल, तो क्या लिखकर आ जाओगे, यही लिखकर आना जो 5 रूल्स मैंने बताए। पहला, मस्ट बिगिन विद इक्वल साइन, फंक्शन इक्वल साइन से शुरू होता है। वैलिड फंक्शन नेम आपको यूज करना होता है। फंक्शन का नाम जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस से फॉलो किया जाता है, जिसमें आप आर्ग्यूमेंट्स को लिखते हो, पैरेंथेसिस में आप आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हो, क्योंकि हर फंक्शन कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है। एक से ज्यादा यदि आर्ग्यूमेंट आपको स्पेसिफाई करने होते हैं तो आप कॉमा साइन का यूज कर लेते हो। ठीक है, चलिए समझ में आ गए, याद हो गए, समझ गए अच्छे से। अब फंक्शंस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जनरल फंक्शंस जो अधिकतर एक्सेल में कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अब एक्सेल टेबुलर डेटा को एक्सेप्ट करता है। टेबुलर डेटा आप बल्क में एक्सेल में एंटर कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल सेल्स होती हैं, वर्कशीट्स आप किसी भी एक वर्कबुक में मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, तो इन फंक्शंस को भी आप कहीं भी किसी भी सेल पर, रेंज पर अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट फंक्शन इज सम फंक्शन, जो शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं। द सम फंक्शन एड्स all the numbers in a given range of cells that you specify as argument। सम फंक्शन में, आर्ग्यूमेंट में आप जो भी नंबर स्पेसिफाई करते हो, सेल रेंज स्पेसिफाई करते हो, उनका एडिशन कर देता है, उनका टोटल कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करता है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल हाउ टू यूज दिस फंक्शन। सो यहाँ पे देखो, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको दिख रही है, राइट, स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसमें आप मल्टीपल स्टूडेंट्स देख रहे हो, 7 स्टूडेंट्स के नाम है, उनके नंबर है और मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ओरल और रिटन। ठीक है, इन मार्क्स में देखो आप स्टूडेंट्स के ओरल रिटन के मार्क्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे अंजू, मंजू, रंजना, कीर्ति, हेमंत, कुणाल, स्पर्श, ये स्टूडेंट्स हैं, उनके ओरल और रिटन 100 में से मार्क्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब आपको क्या करवाना है, आप यहाँ पे इनके ओरल रिटन मार्क्स का टोटल कैलकुलेट करवाना चाहते हो। ठीक है, ओरल रिटन मार्क्स का टोटल कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सम फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। सो क्लिक ऑन दिस सेल वेयर यू वांट टू प्लेस द सम फंक्शन वैल्यूज से E5। आपको उस सेल को क्लिक करना है जहां पर आप सम कैलकुलेट करवाना चाहते हो। सो C5D5 में अंजू नाम के स्टूडेंट के मार्क्स हैं और इन दोनों मार्क्स को आपको ऐड करवाना है। तो E5 में आप टोटल एडिशन चाहते हो, तो E5 को फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट सेल। आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है और सेल को सिलेक्ट करने के बाद, E5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यूज करना है सम फंक्शन का। सम फंक्शन का यूज कर लिया, इक्वल का साइन लगाया, फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस ओपन किया, जिन वैल्यूज का सम करवाना है C5 सेल को सिलेक्ट कर लो, देन प्लस का साइन यूज कर सकते हो आप, और सॉरी प्लस का नहीं, कॉमा लगाना है ना, प्लस तो सम कर देगा, कॉमा लगाना है, D5 सेल को आपको ऐड करवाना है, तो D5 सेल का नाम आपने लिख दिया। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, क्या प्रेस करोगे, जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आपको इस E5 सेल में आंसर दिखेगा। C5 पे 80 था, D5 पे 70 था, तो 80 प्लस 70 आंसर कितना कैलकुलेट हो जाने वाला है, 150। आप देख सकते हो ये आंसर है। और इस सेल पे जो ये फंक्शन आपने अप्लाई किया था, ये फंक्शन आपको कहाँ दिखेगा, फॉर्मूला बार में दिख जाएगा। आई बात समझ में, क्या स्टेप्स हमने फॉलो किया। सिमिलरली वैसे यदि आपको मंजू के मार्क्स का टोटल करवाना है तो आप यहाँ पे किसका C6 और D6 लिखोगे। तो C6 और D6 जब लिखोगे तो उससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर 90 और 96 दैट इज 186 कैलकुलेट होके आ जाएगा आंसर। ऐसे आप मल्टीपल स्टूडेंट्स के टोटल कैलकुलेट करवा सकते हो फंक्शंस को स्पेसिफाई करके। आ रही है बात समझ में। तो क्या करना है, सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ हर एक फॉर्मूला इक्वल साइन से शुरू होता है, सो टाइप इक्वल साइन, टाइप द फंक्शन नेम सम, फंक्शन का नाम टाइप करना है सम। नाउ टाइप द ओपनिंग पैरेंथेसिस दिस, since you want to calculate the sum of values of C5 and D5, so you can write the sum function as C5 D5 का sum total calculate करवाना है तो आप function ऐसे लिख सकते हो, is equals to sum C6 colon D5, है ना, C5 colon D5, कॉलन भी लगा सकते हो, या फिर आप C5 कॉमा D5 भी लिख सकते हो, क्योंकि दो ही वैल्यू है ना, तो दो वैल्यू है तो आप C5 कॉमा लगा के D5 भी लिख सकते हो सम फंक्शन में, या आप इस तरीके से रेंज भी लिख सकते हो। ठीक है, कि C5 से D5 तक आपको टोटल कैलकुलेट करवाना है।
आ गई बात समझ में। लेकिन इसके अलावा कॉमा और कॉलन के अलावा कोई और सिंबल आर्ग्यूमेंट पास करने में आप यूज नहीं कर सकते हो। नाउ प्रेस द एंटर की, जैसे एंटर की प्रेस करेंगे यू विल सी द आउटपुट इन सेल E5। सो जो भी नंबर्स होंगे C5 D5 पे वो ऐड हो जाएंगे, आउटपुट आपको दिख जाएगा और फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा, जैसा हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखा अभी। ठीक, सो इसी तरीके से आप हर एक स्टूडेंट का टोटल यहाँ करवा सकते हो कैलकुलेट, राइट। सो ये तो था सम फंक्शन। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि आर्ग्यूमेंट में आप नंबर पास कर सकते हो, टेक्स्ट डेटा पास कर सकते हो, लॉजिकल वैल्यूज पास कर सकते हो, सेल रेफरेंसेस, सेल डेटा पास कर सकते हो ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स सम फंक्शन के देखेंगे। सो लेट अस टेक मोर एग्जांपल ऑफ सम फंक्शन। द फर्स्ट इज इक्वल्स टू सम फंक्शन, उसमें 1, 2, 3 पास किया हुआ है। क्या 1, 2, 3। इट मीन्स कि यहाँ पे तीनों आर्ग्यूमेंट आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, ये तीनों आर्ग्यूमेंट सम फंक्शन के पास में जाएंगे और सम फंक्शन इन तीनों आर्ग्यूमेंट का क्या कर देगा, जो भी नंबर है उन्हें प्लस कर देगा। सो 1 + 2 + 3 दैट इज 6। तो सम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा 6। सो इट विल रिटर्न 6 एज 1 + 2 + 3। जो आर्ग्यूमेंट है वो वैल्यूज प्लस हो गई। कैसे सेपरेट की हुई थी, कॉमा से सेपरेट की हुई थी। नेक्स्ट देखो, इज इक्वल्स टू सम A1 कॉलन A4 इज इक्वल्स टू सम A1 कॉलन A4। इट मीन्स कि एक्सेल में एक A कॉलम है जिसमें 4 रो में डेटा वैल्यूज एंटर की हुई हैं और इन चारों रो की जो वैल्यूज है उसको ऐड करवाना है सम फंक्शन के थ्रू। सो इट विल रिटर्न द सम ऑफ रेंज ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे आपने नंबर पास किए हुए थे, इंटीजर्स नंबर्स एज ए आर्ग्यूमेंट पास किए थे, यहाँ आपने सेल रेंज को पास किया हुआ है एज ए आर्ग्यूमेंट। तो रेंज ऑफ सेल A1 से A4 की जो रेंज ऑफ सेल है ना, मतलब A1, A2, A3, A4 इन सभी का प्लस हो जाएगा सम फंक्शन के थ्रू। इफ द वैल्यूज इन द सेल आर 10, 5, 7 एंड 5, ये वैल्यूज है सपोज। तो जब आपने इस तरीके से लिखा इज इक्वल्स टू सम A1 कॉलन A4, तो 10, 5, 7, 5 इन सबका टोटल हो जाएगा एंड द आंसर विल बी 27। आंसर क्या कैलकुलेट होगा, 27। आई बात समझ में। सो इसका मतलब क्या है, A1 कॉलन A4 का इसका मतलब यही है कि आप A1 + A2 + A3 + A4 कर रहे हो इन ऑल मिला के। सो ये फॉर्मूला लिखने की जगह आपने सम फंक्शन में ये रेंज स्पेसिफाई किया हुआ है। सो कहीं ना कहीं टाइम बचता है, गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, सम फंक्शन 5, 10, ट्रू। तो यहाँ आप देखो नंबर्स तो पास कर ही रहे हो, साथ में ये लॉजिकल वैल्यू भी पास कर रहे हो। लॉजिकल वैल्यू है ना, ट्रू। ट्रू लॉजिकल वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ट्रू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 5 + 10 15 हुआ और ट्रू की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 15 + 1 दैट इज 16। सम ने क्या कैलकुलेट कर लिया, सम 16। तो आप सम फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट कोई लॉजिकल वैल्यू को भी पास कर सकते हो, आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू की वैल्यू जो होती है इंटीजर वैल्यू वो 1 होती है, फॉल्स की जो इंटीजर वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। आई बात समझ में। सो सम फंक्शन क्या काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, सम फंक्शन 5 + 10 दैट इज 15 एंड ट्रू की इंटीजर वैल्यू 1 दैट इज 15 + 1 16 कैलकुलेट कर रहा है। सो इट विल रिटर्न द रिजल्ट एज 16। द लॉजिकल वैल्यू ऑफ ट्रू इज 1, hence it is manipulated as 5 + 10 + 1 that is 16। ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स आपके लिए है ताकि आपको समझ में आ सके कि सम फंक्शन लॉजिकल वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है, सेल रेंज को भी एक्सेप्ट करता है, नंबर्स को भी एक्सेप्ट करता है। वही नेक्स्ट देखो, सेल रेंज के साथ आप कोई नंबर को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। क्या लिखा है, इज इक्वल्स टू सम A1 to A4। अब A1 to A4 की वैल्यू 10, 5, 7, 5 हमने देखी है ना, प्लस साथ में कॉमा लगा के आपने एक नंबर स्पेसिफाई किया है 15। मतलब अभी हमने A1 से A4 का सम कितना देखा था, 27। ठीक है, तो अब A1 से A4 में आप 27 में एक नंबर को और ऐड करवाना चाहते हो। इसका सम 27 आ रहा था, इसमें आप एक नंबर और ऐड करवाना चाहते हो दैट इज 15। तो आंसर यहाँ पे इन दोनों का टोटल कैलकुलेट होकर आ जाएगा दैट इज 42। आई बात समझ में। सो इट विल रिटर्न द सम ऑफ वैल्यू प्रेजेंट इन दिस सेल्स A1 to A4। A1 to A4 का तो टोटल होगा ही एंड देन ऐड 15 टू द रिजल्ट। तो जो आंसर आएगा 27 उसमें 15 भी ऐड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, सम फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, 42 रिटर्न किया। ओके, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, अब सम फंक्शन लिखा हुआ है। अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ मैं लिखती हूँ उसको, सम फंक्शन लिखा हुआ है और डबल इन्वर्टेड में 5 लिखा हुआ है, डबल इन्वर्टेड में 5 लिखा हुआ है, कॉमा 15 कॉमा ट्रू है ना। अब यहाँ ध्यान से समझना, क्या दिख रहा है आपको कि सम फंक्शन में आपने अलग अलग टाइप की वैल्यू दी हुई है। भाई ट्रू लॉजिकल वैल्यू हो गई, ट्रू लॉजिकल वैल्यू हो गई जिसकी इंटीजर वैल्यू 1 होती है। 15 अपने आप में एक नंबर है, एक इंटीजर है, 15 अपने आप में एक नंबर है।
बट ये जो डबल इन्वर्टेड में 5 लिखा हुआ है, डबल इन्वर्टेड में 5 लिखा हुआ है, वैसे तो 5 एक नंबर है, लेकिन ये डबल इन्वर्टेड में लिखा है, तो ये क्या है, एक टेक्स्ट टाइप का डेटा है, टेक्स्ट टाइप का डेटा है। तो क्या ये टेक्स्ट डेटा एंटर होगा, क्या ये टेक्स्ट डेटा सम फंक्शन ऐड करेगा? यस, यहाँ पे जो नंबर आपने टेक्सुअल फॉर्मेट में एंटर किया है डबल इन्वर्टेड में, सम फंक्शन इस टेक्स्ट वाले नंबर को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। 5 कैसे कन्वर्ट कर देगा? नंबर में कन्वर्ट कर देगा एंड देन ऐड करेगा। मतलब कुल मिला के 5 + 15 + 1 ये होगा आंसर। 21 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन में ध्यान से देखो, जो 5 टेक्सचुअल डेटा लिखा हुआ है, सो सम फंक्शन टेक्सचुअल डेटा को भी एक्सेप्ट करता है। 5 नंबर को टेक्स्ट में लिखा हुआ है, सम फंक्शन इस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करेगा पहले, और लॉजिकल वैल्यू का भी नंबर कन्वर्ट करेगा, और फिर सभी को ऐड कर देगा, सारे आर्गुमेंट को। सो इट विल रिटर्न द सम ऑफ वैल्यूज एज 21, मतलब 5 + 15 20, और ट्रू की वैल्यू 1, दैट इज 21 कैलकुलेट होगा। द टेक्स्ट वैल्यू 5 इज द फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नंबर एंड लॉजिकल वैल्यू ट्रू इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू नंबर। तो आपकी जो टेक्स्ट वैल्यू है 5 वो भी नंबर में कन्वर्ट हुई, और जो लॉजिकल वैल्यू ट्रू है वो भी नंबर में कन्वर्ट हुई, हैंस द रिजल्ट विल बी 21। सो कोई डाउट नहीं है, अच्छे से सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए सम फंक्शन के ना। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखिए आप, एवरेज। एवरेज फंक्शन का क्या काम होता है भाई? एवरेज फंक्शन का काम होता है जिस भी सेल में जितनी भी वैल्यूज हैं जो आपने एज ए आर्गुमेंट यहाँ पास की हुई है, उन सभी को टोटल करवाना और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके 5 सब्जेक्ट है, आपने अपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिख दिए, और मार्क्स लिखने के बाद अब आप अपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल कैलकुलेट करवाना चाहते हो, तो प्लस लगा के आपने टोटल कैलकुलेट करवा दिया। अब आप इसका एवरेज निकलवाना चाहते हो, तो सबके टोटल को आपने 5 से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एवरेज। तो ऐसा एवरेज भी आप एक्सेल में फंक्शंस के थ्रू कैलकुलेट करवा सकते हो, जिसके लिए पूरा एवरेज इस तरीके से लिख के फंक्शन यूज किया जाता है। सो एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन, जिसे हम कहते हैं, ऑफ द आर्गुमेंट्स। तो एवरेज फंक्शन में पैरेंथेसिस में जो भी आर्गुमेंट आप पास करोगे, चाहे वो आर्गुमेंट टेक्सुअल हो, लॉजिकल वैल्यू हो, या फिर सेल रेंज हो, सेल एड्रेसेस हो, या कोई नंबर हो, उन सभी पे क्या कैलकुलेशन हो जाएगा? उन सभी पे एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो आर्गुमेंट्स कैन बी रेंज ऑफ सेल, सिंपली नंबर्स, और नंबर्स अलॉन्ग विद सेल रेफरेंसेस। तो आर्गुमेंट कुछ भी हो सकते हैं। यूजिंग द वर्कशीट शोन इन दिस फिगर, इस फिगर में आप देखो, यहाँ पे आपको एवरेज कैलकुलेट करवाना है मंजू के मार्क्स का, ठीक है। सो यहाँ देखो, अंजू, मंजू, रंजना, कीर्ति, कुछ स्टूडेंट्स के एंट्रीज हैं, जिसमें अंजू के ओरल रिटर्न के मार्क्स तो कैलकुलेट हैं ही टोटल, मंजू के मार्क्स भी आपको दिख रहे हैं। इसका आपको एवरेज निकलवाना है, टोटल नहीं निकलवाना है, एवरेज निकलवाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? एवरेज फंक्शन का यूज करोगे। कैसे यूज करोगे? वही इक्वल लगाओगे, एवरेज पूरा फंक्शन का नाम लिखोगे, इक्वल लगा के फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाया। अब किन मार्क्स का आपको एवरेज निकलवाना है? जो C6 सेल में लिखा हुआ है और D6 सेल में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे C6 कोलन D6 लिख दो, या फिर आप यहाँ पे C6 कॉमा D6 भी लिख सकते हो। तो एवरेज फंक्शन क्या करेगा? एवरेज फंक्शन यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी, क्या वैल्यूज है यहाँ पे? 96 और 90, इन दोनों को टोटल करेगा और डिवाइड बाय 2 कर देगा। एवरेज फंक्शन ये काम करेगा। 96 + 90 कितना हो गया यहाँ पे? 186 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 9 = 18 और 2 3 = 6, तो 93 इज द एवरेज, जैसे आपको यहाँ शो हो रहा है। तो एवरेज फंक्शन ने क्या रिटर्न किया? 93 एवरेज रिटर्न किया। आ गई बात समझ में? सो यहाँ देख भी रहे हो आप, 93 शो हो रहा है, और रिजल्ट यहाँ शो होगा, लेकिन जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, जो मैंने लिखा अभी, वही फॉर्मूला यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। सो ऐसे आप एवरेज भी कैलकुलेट करवा सकते हो। क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे हम? सो टू फाइंड द एवरेज ऑफ द सेल्स इन नंबर C6 to D6, टाइप is equals to average C6 कोलन D6 एंड प्रेस द एंटर की। ये फॉर्मूला आपको लिख देना है, एंटर की प्रेस कर देना है। यू कैन ऑल्सो फाइंड द एवरेज ऑफ 2 और मोर रेंज ऑफ सेल्स बाय टाइपिंग। आप एक से ज्यादा सेल रेंज का भी एवरेज कैलकुलेट करवा सकते हो। यहाँ पे हमने C6 D6 एक सेल का करवाया, आप मल्टीपल सेल्स का भी करवा सकते हो। जैसे मंजू के बाद जो स्टूडेंट है, सपोज रंजना का भी एवरेज कैलकुलेट करवाना है, तो आप C7 D7 E7 D7 समथिंग ऐसे भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। सो एक से ज्यादा सेल रेंज को आर्गुमेंट के फॉर्मेट में आप पास करते हो, जस्ट लाइक दिस इज इक्वल्स टू एवरेज C6 D6, यहाँ मंजू के एवरेज निकलेगा मार्क्स का, C7 D7 यहाँ रंजना के मार्क्स का एवरेज निकल सकता है। कॉमा लगा के मल्टीपल सेल्स को आप यहाँ स्पेसिफाई
कर सकते हो, सभी का एवरेज कैलकुलेट आसानी से करवा सकते हो, राइट। कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है। कॉमा लगा के आपको एक से ज्यादा स्पेसिफाई करना है आर्गुमेंट्स। सो दिस एग्जांपल विल फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ डिफाइंड रेंज। जो रेंज आपने यहाँ लिखी होगी उस रेंज के अकॉर्डिंग एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, जिसे आप अरिथमेटिक मीन भी कहते हो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, राइट। नाउ इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आप यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो और कैसा आंसर आपको रिटर्न होगा, जैसे अभी हमने सम फंक्शन के देखे। सो इज इक्वल्स टू एवरेज 1,2, क्या लिखा है, इज इक्वल्स टू एवरेज 1,2। 1,2 मतलब 1 और 2 दो वैल्यूज है, नंबर टाइप की वैल्यूज आपने यहाँ पास करी हुई है, इन दोनों का एडिशन होगा और दो ही वैल्यू है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सो इट विल रिटर्न द रिजल्ट एज 1.5, दैट इज 1 + 2 3, 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1.5 इज द एवरेज। नेक्स्ट देखो, इज इक्वल्स टू एवरेज A1 कॉलन A4। A1 से लेकर A4 सेल में, A1 से लेकर A4 सेल में क्या डेटा अभी हमने देखा था, है ना, प्रीवियस सम वाले एग्जांपल में 10, 5, 7 और 5 यही डेटा देखा था। A कॉलम में 4 वैल्यूज ये हैं, इनका एवरेज आपको कैलकुलेट करवाना है, तो आपने यहाँ रेंज स्पेसिफाई करी, जैसे अभी हमने C6 D6 में भी देखा। सो इट विल रिटर्न द रेंज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम A1 टू A4। सबको टोटल करना है, डिवाइड बाय क्या कर देना है, 4, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो, इज इक्वल्स टू एवरेज 2, 3, ट्रू। क्या दिख रहा है, 2, 3, ट्रू, मतलब 2, 3 तो नंबर है ही, साथ में ट्रू वैल्यू दी हुई है, तो ट्रू की इंटीजर वैल्यू क्या होती है 1, तो एवरेज फंक्शन पहले इसकी इंटीजर वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब 2, 3, 1 तीन नंबर्स हैं, इन तीनों का टोटल करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। सो इट विल रिटर्न द रिजल्ट एज 2, द लॉजिकल वैल्यू ऑफ ट्रू इज 1, हेंस इट इज इंटरप्रेटेड एज 2 + 3 + 1 दैट इज 6, 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2 is the average। नेक्स्ट देखो, एवरेज इज इक्वल्स टू A1 B2 C3। इंडिविजुअल सेल एड्रेस भी आपने लिखा है, A1 सेल की जो वैल्यू होगी, B2 सेल की जो वैल्यू होगी, C3 सेल की जो वैल्यू होगी, तीनों वैल्यू ऐड होगी और 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको A1 B2 C3 तीनों वैल्यूज जो भी प्रेजेंट होगी उनके अकॉर्डिंग एवरेज कैलकुलेट होगा। सो इट विल रिटर्न द एवरेज वैल्यूज ऑफ प्रेजेंट इन A1 B2 एंड C3 सेल। सो ऐसे भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पे एवरेज फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट आप नंबर, लॉजिकल वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू, सेल एड्रेसेस, सेल रेंज कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, सभी का एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा जैसे सम फंक्शन में कैलकुलेट हुआ। बिल्कुल वैसे अब हम काउंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। काउंट फंक्शन का क्या काम होता है, काउंट फंक्शन बेसिकली सेल्स में जो डेटा लिखा हुआ है ना, उन्हें काउंट करता है, ठीक है। जैसे दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ न्यूमेरिक एंट्रीज, फॉर्मूलाज एंड डेट टाइम एंट्रीज इन गिवन रेंज ऑफ सेल्स। जो भी सेल आपने सिलेक्ट की हुई है, सपोज किसी पर्टिकुलर शीट में 10 सेल्स में आपने डेटा एंटर किया हुआ है, अब उन 10 सेल्स में किससे काउंट करेगा काउंट फंक्शन, नंबर टाइप वैल्यूज को, जहां आपने नंबर एंटर किए हैं, जहां आपने फॉर्मूलाज एंटर किए हैं, जहां आपने डेट टाइम जैसी एंट्रीज की हुई है, सिर्फ इन्हें ही काउंट करेगा। टेक्सचुअल एंट्री को या स्पेसेस को इन्हें काउंट नहीं करेगा। बात समझ में आई कि काउंट फंक्शन काउंट्स ओनली न्यूमेरिक एंट्रीज, फॉर्मूलाज एंड डेट एंड टाइप वैल्यूज। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सो ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है। यहां देखो, आप क्या दिख रहा है आपको, A4 सेल में, इस 4 रो की बात कर रही हूँ, A4 सेल में 5 है, डबल इन्वर्टेड में टेक्सचुअल डेटा है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स लॉजिकल वैल्यूज है B4 और C4 में। D4 में 0 है जो कि एक नंबर है। E4 में स्पेस है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है। F4 में हेलो लिखा हुआ है, टेक्सचुअल डेटा। G4 में एक डेट एंटर है 11/16/84। समझ में आ गया इतना। अब आपको यहां से यहां तक काउंट करवाना है, ठीक है, काउंट फंक्शन के थ्रू। तो काउंट फंक्शन क्या काम करेगा, सो टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वैल्यूज इन सेल A4 टू G4। A4 से G4 में हमने अलग अलग टाइप की वैल्यू, टेक्सचुअल टाइप, लॉजिकल वैल्यू टाइप, स्पेस टाइप, डेट टाइप वैल्यूज को एंटर कर दिया है। नाउ क्लिक ऑन C6 सेल पे आपको एंटर करना है। C6 सेल ये है, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको टाइप करना है काउंट A4 G4। क्या करा आपने, इज इक्वल्स टू काउंट फंक्शन का यूज कर लिया। A4 G4, A4 से G4 में जो सेल रेंज आपने स्पेसिफाई की उसमें जो डेटा एंटर है उसे काउंट करवाना है। तो A4 से G4 में जहां जहां नंबर, डेट टाइप या फॉर्मूलाज मिलेंगे वही काउंट होगा। तो नंबर आपको कहां मिल रहा है, नंबर आपको यहां मिल रहा है D4 में और डेट मिल रही है आपको G4 में। बाकी जगह तो टेक्सचुअल डेटा एंटर है, कहीं लॉजिकल वैल्यूज है, तो काउंट फंक्शन उसे काउंट नहीं करेगा। तो काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा आपको 2, क्योंकि 2 ही नंबर और डेट टाइप की एंट्री मिली है।
So this will count the cells that contain numbers in the cells. So A4 through G4 and display the result as 2. तो देखो आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है आंसर में काउंट फंक्शन का, और फंक्शन जो आपने अप्लाई किया है वो आपको फॉर्मूला बार में दिख रहा है। कोई डाउट नहीं ना? काउंट फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया? इसके भी एग्जांपल्स देख लें। काउंट A4 कॉलन D4 क्या काउंट कर देगा? सिर्फ नंबर और डेट टाइम वैल्यूज को, फॉर्मूलाज को। सो इट विल काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स इन द सेल्स A4 थ्रू D4 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट एज 1। A4 से D4 में सिर्फ 0 ही एक नंबर था, बाकी सब टेक्सचुअल और लॉजिकल वैल्यूज थी, तो 1 रिटर्न किया। काउंट A4 G4 कॉमा 2, बहुत ध्यान से देखना, काउंट फंक्शन में आर्गुमेंट में आपने A4 G4 दिया है कि A4 को काउंट करे, G4 को काउंट करे और 2 को काउंट करे, तो 2 तो नंबर है ही, तो ये तो काउंट हो गया। A4 और G4 में देखो, A4 में क्या लिखा हुआ था? डबल इन्वर्टेड में 5, तो ये टेक्सचुअल एंट्री थी, ये काउंट नहीं होगी। G4 में क्या लिखा हुआ था? G4 में डेट टाइम की एंट्री थी, डेट लिखी हुई थी, तो डेट भी काउंट होगा और ये 2 भी काउंट होगा, है ना? लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है आपकी A4 में, इट विल काउंट द नंबर ऑफ सेल्स कंटेन नंबर्स इन सेल A4 थ्रू G4 एंड द वैल्यूज 2। ओके, अब यहाँ भले ही आपने कॉलन लिखा हुआ है, कॉमा लगाया हुआ है, लेकिन पूरी रेंज काउंट होगी ना, ये चीज ध्यान रखना। A4 से G4 की पूरी रेंज काउंट होगी। सो A4 से G4 की रेंज में 2 नंबर मिल रहे थे, एक तो 0 मिल रहा था, एक डेट वैल्यू मिल रही थी। सो A4 से G4 की रेंज में आपको 2 वैल्यू मिल रही है, वो 2 और एक नंबर, और यहाँ पे आपने एज ए आर्गुमेंट पास किया है 2, तो 2 + 1 दैट इज 3, तो इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट एज 3। ओके, तो क्या काउंट किया यहाँ पे? टोटल 3 काउंट किया। तो काउंट फंक्शन का मतलब समझ में आ गया। सेल रेंज के साथ में आप क्या स्पेसिफाई कर सकते हो? नंबर्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने इस तरीके से यूज किया है काउंट फंक्शन और यहाँ आपने कुछ नंबर्स पास कर दिए बहुत सारे, ठीक है, तो अब काउंट फंक्शन क्या करेगा? इन्हें काउंट करके रिटर्न कर देगा, क्योंकि सारे नंबर हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो काउंट फंक्शन 7 रिटर्न कर देगा। ओके, कोई डाउट नहीं, काउंट फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया। डिस्कस कर लें मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का क्या काम होता है? दिस फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द सेट ऑफ वैल्यूज इन गिवन रेंज ऑफ सेल्स। मैक्स फंक्शन आपको लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। वही बात कर ले मिन फंक्शन की, तो मिन फंक्शन आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करके देता है। दिस फंक्शन ओनली कंसीडर्स न्यूमेरिक एंट्रीज एंड लॉजिकल वैल्यूज। अब ये जो मैक्स मिन फंक्शन है ना, ये किसे कंसीडर करते हैं? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को और लॉजिकल वैल्यू को, मतलब टेक्सचुअल डेटा में ये भी मिन मैक्स फाइंड नहीं करते हैं। जैसे काउंट फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, साथ ही आपकी जो फॉर्मूलाज होते हैं, डेट टाइप वैल्यूज होती है, उन्हें काउंट करता है। बिल्कुल वैसे ही मैक्स और मीन फंक्शन किसे काउंट करते हैं? किसके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू शो करते हैं? न्यूमेरिक एंट्रीज और लॉजिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, क्योंकि लॉजिकल वैल्यूज ट्रू फॉल्स उनकी भी इंटीजर वैल्यू 1 to 10 होती है। So if there are no valid arguments with the max function, then it will return 0. यदि कोई valid argument max function में as a argument आप पास नहीं करते हो, तो ये 0 रिटर्न करता है। So to use this function, follow these steps. देखो यही सेम एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पे आपको मैक्स फाइंड आउट करवाना है, मिन फाइंड आउट करवाना है। सो कैसे इसको यूज करोगे? डेटा आपका 1000, 2000, 15000, 3000, 1900 दिया हुआ है, वही जनवरी मंथ की सेल्स है जो अभी तक हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है ये देख लो आप, B4 से लेकर B8 तक डेटा है, जिसमें आपको क्या कैलकुलेट करवाना है? B4 से E4। अच्छा, इस तरीके से कैलकुलेट करवाना है आपको, है ना, मैक्स B4 से E4 तक। तो जब मैक्स कैलकुलेट करवाना है तो इसके लिए क्या स्टेप्स बेसिकली हम फॉलो करेंगे, है ना? क्या फॉलो करोगे? सबसे पहले अगेन डेटा टाइप कर लो, वर्कशीट प्रिपेयर कर लो। वर्कशीट प्रिपेयर करना है, जहां पे आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए उसके लिए आपने उस सेल पे क्लिक कर लिया, उस सेल पे क्लिक कर लिया, फिर आपको फॉर्मूला टाइप कर देना है इस तरीके से, इज इक्वल्स टू मैक्स B4 कॉलन E4। तो B4 C4 D4 E4, इन चारों कॉलम में जो भी वैल्यूज होगी उनमें जो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम मैक्स फंक्शन आपको वो मैक्सिमम वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। नाउ प्रेस द एंटर, द मैक्सिमम वैल्यू इन रेंज B4 to E4 विल बी डिस्प्लेड ऑन सेल F4। तो सेल F4 में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। देखें क्या मैक्सिमम वैल्यू है। सो यहाँ पे देखो B4 से E4 में क्या वैल्यूज आपको मिल रही है? 1000, 200, 100, 150, है ना। ये 4 वैल्यूज हमें मैक्सिमम मिल रही है, राइट। तो इसमें ये 4 वैल्यूज हमें यहाँ मिल रही है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्स फंक्शन 1000 मैक्सिमम है, तो 1000 रिटर्न करेगा। वहीं देखो यदि आप यहाँ मिनिमम वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, तो जैसे नेक्स्ट वाले रो में देखो आप यहाँ पे 3000, 250, 300, 200, तो मिन फंक्शन यदि आप यूज करोगे इस तरीके से मिन, और रेंज आपने स्पेसिफाई कर दी क्या? B7 से लेकर E7 तक। तो B7 से E7 में 3000, 250, 300, 200 है। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी जैसे 200, तो मिन फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया? 200। आप देख सकते हो यहाँ पे 200 रिटर्न होगा और यहाँ पे 1000 रिटर्न होगा।
राइट। सो मिन मैक्स दो ऐसे फंक्शन है जो किस पर यूज किए जाते हैं, जो यूज किए जाते हैं न्यूमेरिक एंट्रीज और लॉजिकल वैल्यूज में से मिनिमम और मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करवाने के लिए। अगेन आप इसमें एज ए आर्गुमेंट नंबर भी पास कर सकते हो, सेल रेंजेस को भी पास कर सकते हो, लॉजिकल वैल्यूज भी पास कर सकते हो, बट टेक्सचुअल वैल्यूज नहीं। यदि कुछ आपने ऐसी इनवैलिड वैल्यू टेक्सचुअल वैल्यू पास कर दी तो ये फंक्शन 0 रिटर्न करते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सो एक और एग्जांपल देख लें। नाउ टाइप द फॉर्मूला मैक्स B4 to E4, 2000। क्या लिखा है? B4 to E4, 2000। तो भाई B4 में क्या था? B4 में था 1000, इसी तरीके से E4 में था 200, है ना, सॉरी C4 में, D4 में 250, E4 में 300, है ना। अब आप जो कैलकुलेशन करवाना चाहते हो मैक्सिमम का, वो इन पर तो अप्लाई होगा ही, B4 से E4 पे इन पे तो अप्लाई होगा ही। कॉमा लगा के आपने एक नंबर और स्पेसिफाई कर दिया 2000, तो इस लिस्ट में एक नंबर और ऐड हो जाने वाला है 2000। अब बताओ इनमें से कौन सा मैक्सिमम है? मैक्स फंक्शन क्या बताएगा? तो मैक्स फंक्शन ऑब्वियस आपको 2000 रिटर्न करेगा। सिमिलरली यदि यहाँ पे आप मैक्स की जगह मिन लिख देते तो मिन आपको क्या रिटर्न करता? 200 रिटर्न कर देता। तो आप ऐसे भी आर्गुमेंट स्पेसिफाई कर सकते हो कि रेंज भी स्पेसिफाई कर दी, साथ ही कुछ नंबर भी स्पेसिफाई कर दिया। ओके, सो प्रेस द एंटर की, ऑब्जर्व द रिजल्ट। जैसे एंटर की प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे मैक्सिमम नंबर देखोगे। सो जो रिजल्ट है, जिस सेल में आपने ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, वहां तो आपको आउटपुट दिखेगा, लेकिन फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिखेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। यहाँ तो आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिखेगा। So max, min, sum, average, count, these are the important functions जो बेसिकली किसमें यूज किए जाते हैं? एक्सेल में। जनरल जो कैलकुलेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एक्सेल में, ठीक है। फंक्शंस वाले पार्ट में यदि आप जाओगे ना टैब में, फॉर्मूलाज फंक्शन में, तो वहां आपको डिफाइंड फंक्शंस मिलेंगे। प्रैक्टिकल में हम इन्हें जरूर देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन फिनिश हुआ, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को डिटेल में अच्छे से एक ही वीडियो में समझा है। होप यदि अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो सब सॉल्व हो चुके होंगे। यदि डाउट है रिसेंटली तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके डाउट को जरूर सॉल्व किया जाएगा। सो अब ये चैप्टर आपका एग्जाम के लिए 100% पक्का हो चुका है, क्योंकि अभी तक हमने सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग, सभी चीजों को कंप्लीट कर लिया है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डोंट मिस द वीडियो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, NTSC ओलंपियाड, CUT स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। मतलब आप किसी सब्जेक्ट की बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हो, या फिर आप किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना चाहते हो। जैसे मैं बात कर लूँ MCQ बुकलेट, सैम्पल पेपर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो कैसे एक्सेस करोगे आप? डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स ई बुक्स से रिलेटेड लिंक दिख जाएगी, उस लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को फिल कर देना। फॉर्म को फिल करते से ही टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो आप ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू ब्रांड चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।